बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है ऑब्सेशन ऑफ बीस्ट और इसकी राइटर हैं उम्मे उमामा। ये एक रिक्वेस्टेड नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वो ट्रेड मिल पर तेज़ तेज़ दौड़ रहा था। उसका ख़ास मुलाजिम उसके पीछे अपने हाथ में टावल लिए खड़ा था, जबकि पास पड़ी इस छोटी मेज़ पर फ्रेश जूस रखा हुआ था जो अभी अभी दांत निलाकर रखा था। सर सर। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, इसलिए वो शख्स बिना दस्तक दिए खुशी से अंदर आ गया। उसके इस तरह आने पर जहाँ दांत ने उसे घबरा कर देखा, वहीं ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ शख्स भी उससे उतर कर उसे देखने लगा। उसने ब्लैक कलर का बनियान पहना हुआ था, जिस्म पूरा पसीने से भीग रहा था, जिससे साफ लग रहा था वो काफ़ी देर से अपने जिम रूम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा है। उसके चॉकलेट ब्राउन बाल पसीने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे, जबकि हेज़ल ब्राउन आंखें सामने मौजूद शख्स को देख रही थीं। सर, आपने ये शर्ट मंगवाई थी ना, तो मैं ले आया। उसने शॉपिंग बैग में मौजूद वाइट कलर की शर्ट निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा, जो कि सिल्वर रैपर में पैक थी। उसे लग रहा था कि उसके इतने अच्छे काम पर सामने खड़ा शख्स, उसका सर, उसे कोई तो इनाम देगा, और वही सही था। इनाम तो उसे मिलना था, लेकिन बीस्ट स्टाइल में। उसका इशारा करते ही दांत उसके करीब चला गया और अपने हाथ में मौजूद टावल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हुआ है? भारी गंभीर आवाज़ इस जगह गूंजी। उसकी नज़रें मुस्तकीम पर जमी हुई थी, जबकि हाथों से वो अपने सफ़ेद बदन पर मौजूद पसीना टावल की मदद से साफ कर रहा था। सर, 1 हफ्ता। इस 1 हफ्ते के अंदर मैंने तुमसे कितने काम करवाए हैं? सर, आपने मुझसे ये पहला काम करवाया है। अब की बार मुस्तकीम भी गड़बड़ा चुका था। मतलब पहला काम, पहली गलती और आखिरी दिन। उसके आखिरी दिन बोलते ही मुस्तकीम का सांस जैसे रुक सा गया। फिक्र मत करो, ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं कह रहा, बल्कि काम का कह रहा हूँ। पहली गलती है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। आज के बाद मुझे तुम यहाँ पर नज़र ना आओ। जूस का गिलास जो दाद ने उसे दिया था, उसमें से चंद सिप लेकर उसने वापस रखा और वहाँ से चला गया। सर, इस शर्ट का क्या करूँ? उसने अपने हाथ में मौजूद वो महंगी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन उसे नहीं छुआ। जला दो, एक लफ्ज़ कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मुस्तकीम हैरत से उसे देख रहा था। क्या हुआ? मुँह क्यों खुल गया? उसके कमरे से जाते ही दाद ने मुस्तकीम को देखते हुए कहा, तो क्या खुश हूँ? मुझे बोला था 2 घंटे के अंदर अंदर ये शर्ट लाकर उन्हें दूँ, चाहे कितने की ही क्यों ना लेनी पड़े, और वो भी सिर्फ इसी से जिसने ये ख़रीदी थी। मैं उस आदमी को डबल कीमत देकर ये शर्ट लाया, वो भी 1.5 घंटे में, और मुझे इनाम की बजाय नौकरी से निकाला जा रहा है, और बोल रहे हैं शर्ट जला दो। ये बीस्ट की तरफ से इनाम ही है कि तुम यहाँ ज़िंदा खड़े हो, वरना जिस तरह तुम बिना इजाज़त कमरे में आए थे ना, इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते। ये शर्ट बीस्ट इसे नहीं पहनेगा। तो इतने पैसे खर्च करके मंगवाई क्यों? क्योंकि इस पर बीस्ट की नज़र पड़ चुकी थी, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि ये बिक चुकी है, इसलिए उसने ये शर्ट मंगवाई, क्योंकि उसे ये पसंद आ चुकी थी, और जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो उसे किसी और को नहीं देता। अगर कोई उसकी पसंद की हुई चीज़ को ले ले तो ना बीस्ट खुद इसे इस्तेमाल करता है, ना ही दूसरे शख्स को करने देता है। इस शख्स को भी मार देगा जो उसकी चीज़ लेना चाहेगा, और अपनी पसंदीदा उस चीज़ को भी ख़त्म कर देगा अगर किसी ने हाथ लगाया होगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। दांत के पहने पर उसने अपना माथे पर आया पसीना साफ किया। क्या अच्छा ही था जो बीस्ट ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जो शख्स आध खुले दरवाजे से बिना इजाज़त आने पर जान से मार सकता है, वो बड़ी गलती पर क्या सज़ा देगा? उसकी पहली गलती माफ़ कर दी, लेकिन दूसरी वो माफ़ नहीं करता, बल्कि शायद माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं देता। कमरे में दाखिल होते ही एसी की ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई। कमरे की हर चीज़ से एसी की कूलिंग से ठंडी हो रही थी। वो सीधा अपने वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में ही बनी वार्डरोब को खोला, जिसके खुलने पर उसमें लाइट्स चलती थीं। उसने अपना सूट निकाला। जब नज़र वार्डरोब में रखे सफ़ेद दुपट्टे पर गई, वो चंद लम्हे इस दुपट्टे को देखता रहा। फिर इस दुपट्टे को उठाकर उसने इस पर अपने लब रख दिए। कानों में वही मासूम सी बच्चों जैसी आवाज़ गूंजने लगी, दुआ करो कि हमारी मुलाकात फिर ना हो, क्योंकि अगर हो गई तो तुम्हें इस बीस्ट की कैद से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो, और दुआ करो ये मोहब्बत ही न रहे। अगर तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन गई ना, तो तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। फिर तुम्हें सारी उम्र बीस्ट की कैद में रहना होगा। दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिले, क्योंकि तुम्हारी नाजुक जान मुझे झेल नहीं पाएगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है, और मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में लाना नहीं चाहता। बस शर्त सिर्फ ये है कि हम फिर कभी ना मिले। उस दुपट्टे पर नज़र जमाए वो सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश थी कि दोबारा मिल जाए। उस लड़की को ढूंढना बीस्ट के लिए मुश्किल नहीं था,
लेकिन उसने उसे कभी ढूंढा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो मासूम इस खून खराबे वाली दुनिया में आए। हाँ, लेकिन अगर उसे दोबारा में वो मिली तो वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगर कुदरत ने उस लड़की को उसके लिए रखा था तो वो उसे ज़रूर मिलेगी, और फिर बीस्ट की ही रहेगी। आहत, मेरा बच्चा, तुम बाप बन गए हो, माशाल्लाह से बेटी हुई है। उसके फ़ोन उठाते ही ज़हरा बेगम ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ तो उनकी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका था। आप सच कह रही हैं मामा? क्या मैं वाकई? खुशी से उसके अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। हाँ मेरा बच्चा, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हरीम कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो भी बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी आवाज़ भीग चुकी थी और ज़हरा बेगम जानती थी कि वो इस वक्त रो रहा होगा। उसकी आंखों से भी खुशी की वजह से आंसू गिर रहे होंगे। उसे दुआएं देकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ भाई, आप रो रहे हैं? कैप्टन शदाब ने उसके पास आकर कहा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। मैं बाप बन गया शदाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी उसके लहजे से फूट रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो हर किसी को अपनी इस खुशी की खबर में शरीक करे। आप सच सच कह रहे हैं? मतलब कैप्टन अहद की बेटी हुई है? हाँ शदाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। बस अब उसे तो इस बात का इंतज़ार था कि जल्दी से वो ये मिशन कंप्लीट करके अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाए। रोहिया, क्या देख रही हो? रोहिया कब से ज़हरा बेगम की गोद में मौजूद कंबल में लिपटी इस बच्ची को देख रही थी, और इसके मुसलसल इसी तरह से देखने पर हरीम ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा। इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में हरीम के साथ इस वक्त बस वो दोनों ही मौजूद थी। मैं कुछ सोच रही हूँ। तुम भी सोचती हो? खैर, क्या सोच रही हो? ज़हरा बेगम ने एक नज़र अपनी बेटी को देखकर दोबारा नज़रें अपनी पोती की तरफ कर ली। मैं ये सोच रही हूँ कि ये पैदा कैसे हुई। रोहिया, जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं ये भी वैसे ही पैदा हुई है। नहीं मामा, मेरी दोस्त बता रही थी कि जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं ना, तब बेबी पैदा होते हैं। लेकिन भाई तो 1 महीने से मिशन पर गए हुए हैं, तो ये पैदा कैसे हुई? उसने उलझन भरे अंदाज में कहा। उसका चेहरा देख के हरीम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि ज़ोहरा बेगम ने ज़ोर से उसका कान खींचा। उफ मामा, क्या कर रही हैं? छोड़ें। कौन सी दोस्त है जो ये उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही है तुम्हें? ज़रा मुझे नंबर दो उसका, मैं भी तो पूछूं कि मियाँ बीवी के साथ होने से ऐसा क्या होता है जो बच्चे पैदा हो जाते हैं। ज़ोहरा बेगम के सख्त लहजे से उसे ये तो अंदाज़ा हो गया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन क्या गलत बोला ये उसे समझ नहीं आई। उसने तो वही कहा था जो उसकी दोस्त ने बोला था। उसने एक नज़र बेड पर लेटी हरीम को देखा, जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, और फिर एक नज़र ज़हरा बेगम को, जो अपनी गोद में मौजूद अपनी रोती हुई पोती को चुप करवा रही थी। ज़हरा बेगम ने उसे डांट दिया। मतलब अब उनके सामने ये बात करने से अगली दफ़ा मार भी पड़ सकती है, तो इसलिए अब ये बात उसे हरीम से पूछनी थी ताकि उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो। ज़हरा बेगम के कमरे से जाते ही उसने रोहिया को अपने करीब बुलाया। तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं, पापा से कहा था, उन्होंने कहा था आज हम जाएंगे और मैं फॉर्म ले आऊँगी, लेकिन बेबी की वजह से प्रोग्राम चेंज हो गया। उसने कॉट में लेटी बेबी की तरफ इशारा किया। बहुत खुश हो रही है तुम्हें कॉलेज जाने की? हाँ भाभी, खुशी तो बहुत हो रही है। अब सबको पता चलेगा रोहिया अब बड़ी हो गई है। कॉलेज में जाने से बड़े हो जाते हैं। जी अच्छा, मुझे बताए ना, मामा ने डांटा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने तो वही बोला था जो आयज़ा ने मुझे बताया। उसकी सुई फिर से वहीं अटक चुकी थी। रोहिया, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अलग होता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब भी एक दूसरे से करते हैं। बीवी और शोहर के जैसा प्यार और किसी रिश्ते में नहीं होता। उनके प्यार करने का तरीका अलग होता है। उसने दबे लफ्ज़ों में उसे बात समझानी चाहिए, लेकिन वो रोहिया थी जिसे सीधी कही हुई बात ठीक से समझ नहीं आती थी, तो ये दबे लफ्ज़ों की बात कैसे समझ आती? छोड़ो इन बातों को, बकौल तुम्हारे, तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें खुद ही इन बातों की समझ आ जाएगी। हरीम ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। इजाज़त मिलते ही वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी जल रही थी। पूरे कमरे में एसी की ठंडक के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी फैला हुआ था, जिससे ये बात ज़ाहिर हो रही थी कि ये अमल काफ़ी देर से चल रहा है। सर मुईद का पता चल गया है। दाद के कहने पर उसने अपनी बंद आंखें खोली और उंगलियों में दबा सिगरेट एश ट्रे में फेंका। कहाँ है वो? सऊदीया में। आप कहें तो उसे यहाँ ले आओ। नहीं, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। सुबह होने से पहले मेरे वहाँ जाने का इंतज़ाम करो। ओके सर। अपना सर हिलाकर वो उसके कमरे से निकल गया। मैं इसे कैसे उठाऊँ? गिर गई तो? उसने कॉट में लेटी इस बच्ची को देखते हुए कहा, जो रो रही थी, और रोहिया उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहरा बेगम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए ये काम उसके ज़िम्मे था कि इस रोती हुई बेबी को उठाकर उसकी मामा को दे दे। आप खुद उठा ले, मुझसे गिर जाएगी भाभी। मुझसे उठा नहीं जा रहा, तुम इसे उठाओ, नहीं गिरेगी। बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उठाओ। नरमी से कहकर वो उसे बेबी को पकड़ने का तरीका बताने लगी। कितनी हल्की है ये। बेबी को गोद में लेते ही उसने बच्चों की जैसी खुशी लिए हरीम की तरफ देखा, जबकि उसके अंदाज पर हरीम को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसने बेबी को हरीम की गोद में दे दिया और खुद वापस जाकर बैठ गई।
ये मंजर सऊदीया में बने एक होटल के रूम का था, जहाँ वो शख्स लाइट ऑफ किए मज़े से सो रहा था जब सोते में उसे किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी, जिसे पहले तो उसने अपना वहम समझा, लेकिन बाद में दोबारा वो आवाज़ जब मज़ीद सख्ती से सुनाई दी तो उसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही नज़र सबसे पहले वहाँ रखी कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई, जो अपने दोनों पाँव टेबल पर रखे अपना सर कुर्सी से टिकाए उसे ही देख रहा था। हेलो मोहित, बीस्ट, तुम यहाँ, जहाँ तुम वहाँ मैं, आखिर कब तक छुपते तुम मुझसे? नहीं, मैं क्यों छुपूंगा? उसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाँव टेबल से नीचे करके उसने पुरअसरार अंदाज में कहा, जबकि उसके कहने पर मोहित के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। बीस्ट सब जानता था, तो फिर उससे कुछ छुपाने का फ़ायदा? देखो बीस्ट, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूँगा। मैंने बस उस लड़की को देखा और मैं बहक गया। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका ही नहीं दूँगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मोहित को इस वक्त उसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। बेस ने साइड टेबल पर रखी वो नुकीली चीज़ उठाई, जिसे देखकर मोहित का सांस रुक चुका था। ये उसने साइड पर टेबल पर कब रखी? शायद जब वो यहाँ आया था। उसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखकर मोहित ने अपने हाथ उसके सामने जोड़ दिए, जबकि उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे वो बीस्ट का मुकाबला कर सकता, लेकिन इस वक्त कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ा ही सोच रहा था, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे बाप का वास्ता, तुम्हारी माँ का वास्ता। उसके कहने पर बीस्ट की रगें तन चुकी थी, जबकि आंखों की सुर्खी भी बढ़ गई। अगले ही पल उसने मोहित की सांसें रोक दी। उसने इस तरह से उसे मारा था कि उसकी चीख भी नहीं निकल सकी थी, जबकि उसकी सांसें रोकने के बावजूद भी वो बेदर्दी से मार रहा था। उसके कमरे की लाइट खुली देखकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर हरीम उसके कमरे में आ गई। रोहिया, तुम सोई नहीं हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आपको आराम करवाना है, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। उसकी बात पर हरीम मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। 3 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आई थी। मैं ठीक हूँ, कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ आ गई। मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन सी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। रोहिया ने स्टोरी बुक उसके सामने रखी। इस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी मौजूद थी। तुम तो कह रही थी अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये बच्चों वाली कहानी पढ़ रही हो। भाभी, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और पता है मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी भी लाइफ में कोई बीस्ट आएगा और वो मुझे कैद करके रखेगा। रोहिया मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बीस्ट तो अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी। वो शहजादा होता है और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है, तो फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसा ही शहजादा ढूंढ लेंगे जो उससे बहुत प्यार करेगा। उसने रोहिया के भरे भरे गालों को खींचते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर वो शर्मा कर अपना चेहरा तकिए में छुपा चुकी थी। अच्छा, आप सो जाओ, फिर सुबह एडमिशन के लिए भी तो जाना है। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। यहीं रुको बेटा, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके कॉलेज से बाहर आते ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपनी जेब में रखकर कहा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ रोहिया, एक दोस्त की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसे पैसों की ज़रूरत है। हॉस्पिटल यहीं पास है, मैं उससे पैसे देकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाएं, बस जल्दी आ जाइएगा। यही रहना, मैं बस 15 से 20 मिनट में आ जाऊँगा। और आयज़ा को कहना जब तक मैं नहीं आ जाता वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। उनके कहने पर उसने अपने सर को जुम्बश दी और वापस कॉलेज के अंदर चली गई। आयज़ा ने अभी तक उसकी वजह से एडमिशन नहीं लिया था। उसका कहना था कि इसी बहाने उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बाद से उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कॉल पिक करते ही दाद ने उसे सलाम किया। टाइम क्या हो रहा है दाद? उसके सवाल पर दाद ने हैरत से घड़ी की जानिब देखा। क्या उसने टाइम पूछने के लिए फ़ोन किया था? सर, 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। कहाँ हो तुम इस वक्त? सर, घर पर हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 10 बजे तुम्हें मुझे पिक करना है? उसके कहने पर दाद ने अपने सर पर हाथ मारा। सर, वो मैंने सुना था कि आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है। उसने कमज़ोर सा बहाना बनाया, क्योंकि ये बात वो उसे बताकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था कि अपने सर को वापस लाना वो भूल गया था। बहाने बनाने के बजाय यहाँ आओ, एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, और 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो मेरे कत्ल की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। जी 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 सर, मैं बस आ रहा हूँ। उसने जल्दी से फ़ोन रखा और घर से निकल गया। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता तो बीस्ट वाकई में अगला नंबर उसका ले आता। रूही, ये मेरी दोस्त और मेरी कज़न है और अब ये भी हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। उसके करीब आते ही आयज़ा ने अपने बराबर खड़ी लड़की का उसे तारुफ करवाया। ये कितनी प्यारी है, जितना सुना था आप इससे ज़्यादा प्यारी हो।
उसे देखते ही हमना ने कहा, जबकि अपने लिए तारीफ सुनकर उसने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। आप आयज़ा की दोस्त को हो तो फिर मेरी भी हो। बिल्कुल, और अब इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात क्लास में होगी। आयज़ा और उसके साथ अलविदाई कलमात अदा करके वो कॉलेज से चली गई, क्योंकि बाहर उसका भाई वेट कर रहा था। तुम वापस क्यों आ गई? पापा को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं वापस अंदर चली जाऊँ, और ये बात भी कही कि आयज़ा से कहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आयज़ा मुझे छोड़कर नहीं जाए। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? 15 से 20 मिनट कहे थे। अच्छा, तो जब तक हम सामने बने कैफ़े में होकर आए। उसके कहने पर रोहिया ने हैरान नज़रों से उसे देखा। नहीं आयज़ा, क्या हो गया है? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम कौन सा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? बस कैफ़े में चलते हैं। तुम कुछ लेना चाहो तो ले भी लेना। वैसे भी तुम आज तक कभी घर से अकेले बाहर ही गई भी तो नहीं हो। उसका हाथ पकड़कर वो उसे बाहर की जानिब ले जाने लगी, जब रोहिया ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मामा को पता चला तो वो डांटेंगी। पापा जब आएंगे तो जब तुम्हें चलना हो तो वो हमें ले जाएंगे। रूही, ज़िंदगी में थोड़ा तो एडवेंचर लाओ। मुझे नहीं जाना आयज़ा, तुम्हें इतना शौक है तो तुम चली जाओ। तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, तुम्हें अंकल आंटी की कसम, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कसम वापस लो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मैं वापस नहीं लूँगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज पहली बार मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, तो मैं फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ? उसकी नम आंखों को नज़रअंदाज करते वो उसका हाथ पकड़े उसे बाहर की जानिब लेकर चली गई। कहाँ हो तुम? इस वक्त कॉल पिक करते ही संजीदा सी आवाज़ उसे सुनाई दी। लाहौर। अच्छा, लाहौर में हो, लेकिन कहाँ से आ रही हो? सऊदीया। क्या करने गए थे? डैड जब जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ। तैमूर साहब की गुस्से से भरी आवाज़ उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से और कैफ़े से बाहर आ गया। इसमें तंग आने वाली क्या बात है? बल्कि आपको तो अब इसकी आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो? वो जितने गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मौजूद शख्स उतने ही इत्मीनान से खड़ा था। चलो, हमने कैफ़े देख लिया, अब चलते हैं। कैफ़े के करीब आते ही उसने कहा और वापस कॉलेज जाने लगी। वैसे भी कॉलेज और कैफ़े आमने सामने ही बने थे। रुको, क्या हो गया है रूही? मैं तुम्हें बता रही हूँ आयज़ा, अगर मामा को इस बारे में पता चला तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर लूँगी। मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसे कभी पापा या भाई के बिना नहीं आई। देखो, मेरा दिल भी कितना तेज़ धड़क रहा है। उसने खुद ही अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, जो मामूल से तेज़ धड़क रहा था। उफ़ अल्लाह, डरपोक, जाओ तुम कॉलेज। तुम नहीं चलोगी? नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी। तुम चली जाओ या मैं छोड़ कर आऊँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी, सामने ही तो है। उसकी बात सुनकर आयज़ा अपना सर हिलाकर कैफ़े में चली गई, जबकि वो खुद भी गहरा सांस लेकर कॉलेज जाने के लिए मुड़ी, जब नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, जो इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ उसने ब्लैक जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। उसकी नज़रें सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थी, जहाँ कुछ अलग सा नज़र आ रहा था। उसने हर तरफ देखा। कैफ़े और कॉलेज के अलावा इस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी, और वहाँ पर एक आदमी बंदूक का निशाना उस शख्स की तरफ किए बैठा था। बिल्डिंग में छुपे इस आदमी का सिर्फ उसे सर दिख रहा था, जबकि ये मंजर देखते ही उसका जहन तेज़ी से चलने लगा, और वो भागने के अंदाज में खुद से चंद कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और उसे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच चुका था, लेकिन उसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद साइलेंसर लगा हुआ था। सर, आप ठीक हैं? दाद भागता हुआ उसके करीब आया। वो अभी भी यहाँ पर आया था और यकीनन यहाँ का सारा मंजर देख चुका था। इस आदमी को पकड़ो, यकीनन वो बिल्डिंग में है। दाद से कहकर वो रोती हुई रोहिया की जानिब बढ़ा। उसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने हुए सफ़ेद कपड़े भी खून में रंग रहे थे। बच्चे की रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं अब तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊँगा। मामा, तकलीफ़ की वजह से उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। मामा, ये तकलीफ़ उस नाजुक वजूद के लिए बहुत ज़्यादा थी। जब ये तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो चुका था, जिन्हें नज़रअंदाज करके उसने रोहिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया, जो दाद यहाँ लाया था। रोहिया का पहना सफ़ेद दुपट्टा उसने उसके बाजू पर बांध दिया, क्योंकि इस वक्त उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे वो उसके खून रोकने के लिए उसके बाजू पर बांध देता। कौन है वो लड़की? हॉस्पिटल में उसके पास पहुंचते ही तैमूर साहब ने सबसे पहला सवाल पूछा। उनकी आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर सर उठाया और फिर उनके पीछे खड़े दाद को घूरने लगा, जबकि ऐसा करते ही दाद ने अपनी नज़रें झुका ली। ऐसे मत देखो, आने में देर होगी थी तो इसलिए मैंने खुद इसके पास फ़ोन किया था। तुम मुझे बताओ, वो लड़की कौन है? उसका नाम क्या है? अब कैसी है? डैड, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। इस वक्त वो बेहोश है। जब होश में आएगी तो सबसे पहले उसका नाम पूछूंगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? दाद के बताने पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो यहाँ चला आया। मुझे उस लड़की का शुक्रिया अदा करना है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उस लड़की ने मेरी जान नहीं बचाई, वो बस एक वसीला बनी थी। गोली किसने चलाई?
ان کے پوچھنے پر اس نے داد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، وہ آدمی پکڑا گیا اس وقت ٹارچر سیل میں ہے۔ وہ آدمی پکڑا گیا ہے اس وقت ٹارچر سیل میں ہے، جہاں پر میں اسے ٹارچر کر کے یہ بات جان لوں گا کہ گولی اس نے کس کے کہنے پر چلائی تھی۔ لیکن کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ میری کون سی کسی سے تو کوئی دشمنی ہے؟ اس کی بات پر تیمور صاحب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ تمہارے پاس کوئی ایک وجہ نہیں ہے دشمنی کی۔ سب سے پہلی وجہ، تم سیاستدان تیمور کاظمی کے بیٹے ہو۔ دوسری وجہ جو سب سے بڑی ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم بیسٹ ہو، جسے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ کھلے عام لوگوں کو مارتا پھرتا ہے۔ اگر تم ابھی تک بچتے آئے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو آج تک تمہارے خلاف ثبوت نہیں ملے گا بھی نہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا اتنی صفائی سے کام کرتا ہے، بھیڑ میں لوگوں کو مارتا ہے، پھر بھی آج تک کسی نے اسے نہیں پکڑا۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں صرف انہی لوگوں کو مارتا ہوں جو مجرم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور یہ قانون انہیں ان کے کیے کی سزا نہیں دیتا۔ اس کی بات پر تیمور صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو جہاں تمہارے اس کام کی وجہ سے میں کتنا پریشان رہتا ہوں، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ان کی آواز بھیگ چکی تھی۔ خیر، مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر چلو، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ ان کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت کم عمر لگ رہی ہے، اسے دیکھتے ہی تیمور صاحب نے کہا، لیکن میں اس کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ نہیں، گولی بس چھو کر گزری تھی اور یہ ڈر پوک لڑکی اسی میں بے ہوش ہو گئی۔ ایک کم عمر لڑکی سے تم اور کیا امید رکھتے ہو؟ اس کا خیال رکھنا۔ اور داد، جہان سے بات کر کے انہوں نے اپنا رخ داد کی طرف کیا۔ اس کے گھر والوں کا پتہ کرو۔ آپ کیا کریں گے جان کر؟ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس نے جان بچائی ہے تمہاری جہاں زیب تیمور کاظمی کی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ٹھیک سے شکریہ ادا کروں گا اس بچی کا، اس کے گھر والوں کا، اس کا خیال رکھنا۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر انہوں نے ایک نظر بیڈ پر بے ہوش روہیہ پر ڈالی اور داد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ صاف رنگت اس وقت زرد ہو رہی تھی، پھولے پھولے گلابی گال اور لمبی پلکیں۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، بے انتہا معصومیت۔ اس کے گلابی لب دکھنے میں اتنے نرم تھے کہ انہیں چھونے کی چاہ محسوس ہوتی۔ یکٹک وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جب اسے روہیہ کی پلکوں میں جنبش محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، نظر سب سے پہلے سفید چھت پر گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، جس سے بازو میں تکلیف ہوئی۔ ہلکی چیخ اس کے لبوں سے نکلی جبکہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ درد ہو رہا ہے؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے اپنی تکلیف سے دھیان ہٹا کر بیڈ پر اپنے بالکل قریب بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ جسے تم نے دھکا دیا تھا، جس کے بدلے کی گولی کھائی تھی؟ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ماما کے پاس کیوں جانا ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اب کی بار آنسو اس کی آنکھوں سے گرنا شروع ہو چکے تھے۔ یقیناً اسے درد زیادہ ہو رہا تھا، یا شاید یہ کم درد بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے درد کا علاج تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ روہیہ کی بات سن کر وہ گہرا سانس لے کر بڑبڑایا، ماماز گرل۔ موبائل جیب سے نکال کر اس نے داد کو کال ملائی اور اسے کمرے میں بلایا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ جہان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا، جس سے وہ تھوڑا کھسک کر پیچھے ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر جہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ کیوں؟ اس نے فرصت سے اس چھوٹی سی ناک اور گلابی لبوں والی لڑکی کو دیکھا۔ آپ اجنبی ہی ہیں، ماما کہتی ہیں اجنبی سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں ہوں تو میں اجنبی، لیکن یہ بات جب ذہن میں نہیں آئی جب تم نے میری جان بچائی تھی۔ ماما کہتی ہیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی آپ کی طرف گولی چلا رہا تھا تو میں نے بس اسی لیے یہ سب کیا۔ مجھے جانتی ہو تم میں کون ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ کون ہیں آپ؟ جہان، تم بس مجھے اتنا ہی جان لو اور مجھے بتاؤ تم وہاں کیفے میں کیا کر رہی تھی، وہ بھی اکیلی؟ میں کالج گئی تھی، فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن کے لیے۔ پھر میری دوست آئزہ نے مجھے ماما پاپا کی قسم دی اور مجھے زبردستی کالج کے سامنے بنے کیفے میں لے گئی۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا اور میں درمیان میں آئی، جس سے مجھے گولی لگی اور پھر شاید میں بے ہوش ہو گئی۔ جہان حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے نزدیک وہ اجنبی تھا، پھر بھی اسے پوری تفصیل بتا رہی تھی۔ اچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ اجنبی ہیں، میں آپ کو اپنا نام کیوں بتاؤں گی؟ روہیہ کے کہنے پر بے ساختہ اس کی ہنسی چھوٹی۔ وہ اجنبی کو اپنا نام نہیں بتا سکتی تھی، جبکہ باقی کی ساری تفصیل آرام سے بتا چکی تھی۔ اس لڑکی میں کتنی عقل تھی، یہ بات وہ ان چند منٹ میں ہی جان چکا تھا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ کمرے میں داخل ہو کر داد نے کہا۔ پتہ چل گیا؟ جی سر، وہ اس وقت کالج میں ہی ہیں۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہ روہیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے اب سے تم پرنسس ہو اور اب تمہیں گھر جانا چاہیے۔ تمہارے بابا تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ داد تمہیں ان کے پاس چھوڑ آئے گا۔ اس نے داد کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس کے کہنے پر روہیہ نے اپنے قدم زمین پر رکھے اور وہاں سے جانے لگی۔ اسے تو بس اس وقت اپنے پاپا کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ جہاں سے ابن ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا وہ سفید دوپٹہ دیکھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی اور اسے احساس بھی نہیں تھا۔
رکو پرنسس، بھاری آواز نے روہیا کے چلتے قدم روکے۔ اس نے مڑ کر جہان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ روہیا کے قریب آیا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ داد دھیان سے لے کر جانا۔ اس کا انداز داد کو صاف سمجھا رہا تھا کہ دھیان سے لے کر جانا، ورنہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جی سر، اب بے فکر رہیں۔ روہیا کو لے کر وہ کمرے سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی جہان نے بیڈ پر پڑا وہ سفید دوپٹہ اٹھا لیا۔ اپنے بجتے فون کو اس نے پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا۔ سب ٹھیک داد؟ جی سر۔ کہاں چھوڑا اسے؟ ان کے والد کے پاس کالج میں ہی تھے، کافی پریشان تھے، میڈم کو ہی ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تم نے ان سے کیا کہا ان کی بیٹی کے بارے میں؟ سر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہاں پہنچتے ہی میڈم نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ سانس کافی پھول رہا تھا لیکن جب تک بات مکمل نہیں ہوئی وہ چپ نہیں ہوئی۔ اس کی بات سن کر جہاں زیب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، ذہن میں بے اختیار اس کا تصور آیا۔ پھولی سانسوں کے ساتھ باتیں کرتے وہ پھولے پھولے گالوں والی معصوم سی لڑکی کتنی کیوٹ لگ رہی ہوگی۔ نام کیا ہے اس کا؟ روہیا۔ روہیا حسین۔ داد کی بات سنتے ہی اس نے کال کاٹ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ روہیا حسین نہیں، اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی اور پھر ایک خیال آتے ہی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ روح جہان کی روح، جہاں زیب تیمور کاظمی کی روح۔ روہیا حسین نہیں، اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی اور پھر ایک خیال آتے ہی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ روح جہان کی روح، جہان زیب تیمور کاظمی کی روح۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے روہیا کا تصور کیا، لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑی جو کہ جلدی ہی جدا ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی، اس بار چہرے پر سختی تھی جو بیس کے چہرے پر رہتی تھی۔ نہیں، وہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بہت معصوم ہے، بھلا ایک بیسٹ کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ نہیں، میری اور اس کی دنیا الگ ہے، بہت الگ، وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جہاں زیب کاظمی نے اپنی پسند کو چھوڑا تھا، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ وہ اسے دوبارہ کبھی نہ ملے۔ اگر روہیا حسین اسے دوبارہ ملی تو پھر جہان کی روح کو اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی زہرا بیگم اور حریم اسے دیکھ کے پریشانی سے اس کی طرف بھری۔ اس کے کپڑوں پر خون لگا جو دور سے ہی دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر زہرا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ حریم، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ زہرا بیگم کے سوال کا بنا کوئی جواب دیے انہوں نے حریم سے کہا جو اسے کمرے میں لے کے گئی۔ حسین، کیا ہوا ہے اسے؟ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا؟ حسین، اس کی حالت دیکھیے آپ نے، پوری زرد ہو رہی ہے، وہ کپڑے اس کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ زہرا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہماری بچی، بس اس پر شکر ادا کرو، نرمی سے کہتے ہوئے وہ انہیں اندر اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا ہوا ہے روہیا تمہارے ساتھ؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر حریم نے فکر مندی سے کہا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے اپنے انگوٹھے اور پہلی انگلی کے پوروں کو ملا کر اسے بتایا۔ یہ بات حسین صاحب نے اسے گاڑی میں ہی بتا دی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ تمہیں گولی لگی ہے، بلا وجہ سب پریشان ہوں گے۔ ان کی یہ بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ جو کب سے سوچ رہی تھی کہ سب کو اپنی بہادری کا قصہ سنائے گی کہ روہیا نے گولی کھائی ہے، وہ ساری سوچیں ڈوب چکی تھی، کیونکہ پاپا کی بات بھی تو ماننی ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، کپڑے بدلو، آؤ میں ہیلپ کر دیتی ہوں، پھر تمہیں جوس بنا کر دوں گی، حریم نے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے کہا، اور کمزوری ہونے کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے اپنے لیے پریشان اپنی بھابھی کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت اپنے بنائے گئے ٹارچر سیل میں موجود تھا۔ وہاں چند کمرے بنے ہوئے تھے جن میں سے وہ سب سے پہلے والے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک آدمی کرسی پر بندھا ہوا تھا، اس کا سر لٹکا پڑا تھا، جس سے دکھ رہا تھا وہ بے ہوش ہے۔ اس نے داد کو اشارہ کیا جسے سمجھ کر وہ باہر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد اس کی واپسی ہوگی۔ اس کے ہاتھوں میں بالٹی تھی، ٹھنڈے یخ پانی سے بھری بالٹی جو اس نے کرسی پر بندھے شخص پر الٹ دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ شخص ہربرا کر اٹھا۔ نظر سب سے پہلے اپنے سامنے کھڑے اس شخص پر گئی جس نے اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ ایک ہی بار سوال پوچھوں گا، جواب دے دینا ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ شرٹ کی آستین کوہنیوں تک چڑھا کر وہ اس شخص کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زبیر، جواب دے کر اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی نگاہ ٹیڑھی کر کے اپنے سے چند انچ فاصلے پر رکھی ان چیزوں کو دیکھا، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، مارنے والی، کسی کو چوٹ پہنچانے والی ہر چیز جہاں ٹیبل پر ترتیب سے الگ الگ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنا تھوک نکلا۔ بیسٹ، مجھے جانے دو۔ کس کے کہنے پر تم مجھے مارنے آئے تھے؟ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ سوال کیا۔ عبداللہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ جو ڈرگز، اسلحہ وغیرہ وہ دوسرے ملک میں پہنچانا چاہتے ہیں وہ تمہاری وجہ سے نہیں جا رہی، تم ان کے 3 بندے مار چکے ہو، اس لیے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ میں اگر تمہیں زندہ چھوڑوں تو عبداللہ تمہیں مار دے گا، مرنا تو تمہیں ہے۔ نہیں، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، اس نے جلدی سے کہا، بچنے کی امید جو نظر آ رہی تھی۔ اپنا اگلا مال وہ کہاں بھیجے گا؟ ابھی اپنا مال وہ پاکستان کے شہر میں ہی بیچے گا۔ کون سا شہر ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لڑکا یہ کام کرے گا اس کا نام زین ہے۔
लड़के का पूरा नाम क्या है? ज़ैन गफ़ार। वो उसी शहर में रहता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो अजीब से अंदाज में हंसा। मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ बीस्ट। मैंने ये कब कहा था कि सब जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, जिसे देखकर ज़ुबैर के चेहरे पर खौफ छा गया। बीस्ट, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। बीस्ट ने गहरी नज़रों से उसे देखा। मौत के खौफ से तुम अपने मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हो, कल मेरे साथ भी कर सकते हो। मुझे तुम जैसे गद्दार लोग नहीं चाहिए। उसने गोली चलाई जो ज़ुबैर के बाजू को छूती हुई गुजर गई। दर्द से उसकी चीख निकली, जिसे सुनकर बीस्ट के अंदर इत्मीनान बड़ी लहर दौड़ी। तुम मर्द होकर इस दर्द पर चीख रहे हो? वो तो एक नाजुक सी लड़की थी जिसे तुमने ये तकलीफ दी थी, उसे इतना कितना दर्द हो रहा होगा। दांत पीसते हुए उसने गुस्से से कहा और बंदूक उसके दूसरे बाजू पर रख कर चला दी। उसके बाद उससे निकलता खून ज़मीन पर गिरने लगा और दर्द से तड़पते हुए वो बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होते ही वो अपनी जगह से उठा। सर, इसका क्या करना है? उसके खड़े होते ही दाद ने पूछा। इसका इलाज करो, जब होश में आए तो दोबारा यही डोज दो, और इसके बाद जिस बिल्डिंग से इसने गोली चलाई थी वहाँ की छत से उसे फेंक देना। उसकी बात सुनकर दाद ने जल्दी से अपना सर इस बात में हिला दिया। बीस ने मुड़कर एक नज़र कुर्सी पर बंदे ज़ुबैर पर डाली और वहाँ से चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, क्योंकि सफ़ेद शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे। फ्रेश होकर उसने डार्क ब्लू ट्राउज़र और पर वाइट टी शर्ट जेब तन की थी। अपने कमरे में मौजूद नर्म सोफे पर बैठकर उसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और उसे जलाकर लबों में दबा लिया, जबकि जहन के पर्दे पर अपनी प्रिंसेस के साथ हुई मुलाकात चल रही थी। उसका ख्याल ही जहाँ जेब के लबों पर मुस्कुराहट ला चुका था। तुम सच कह रही हो रूही, तुम्हें गोली लगी थी? हमदम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। इस वक्त वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। आयज़ा आज नहीं आई थी। उसे कॉलेज जाते हुए 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में ही उसकी हमना से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी क्लासेस शुरू हुए 1 माह होने वाला था, लेकिन जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो गई और उसके चेहरे की पीली रंगत जो सिर्फ ज़हरा बेगम और हरीम को दिख रही थी ख़त्म नहीं हो गई, जब तक ज़हरा बेगम ने उसे कॉलेज नहीं आने दिया। हाँ, वो लड़का खड़ा था। मैं ऐसे गई और उसे ऐसे धक्का दिया। अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो उसे सारे स्टेप करके दिखा रही थी। जब से कॉलेज आई थी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि ये बात हमना और आयज़ा को बताए या नहीं, क्योंकि पापा ने उसे ये बात बताने से मना किया था। लेकिन फिर उसने खुद ही सोचा कि उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया था, दोस्तों को थोड़ी। इसलिए आज पूरी स्टोरी हमना को सुना रही थी। सबको बताना भी तो था कि वो कितनी बहादुर है। फिर क्या हुआ? तो जैसे उससे कहते हुए हमना ने अपनी चेयर मज़ीद आगे की। फिर एक आदमी था, वो लड़का उसे दाद बुला रहा था। उस लड़के ने मुझे इस आदमी के साथ पापा के पास भिजवा दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो रूही। उसके कहने पर रूहिया ने शर्मा कर अपनी तारीफ मसूल की। अच्छा, मैं देख लूँ, भाई मुझे लेने तो नहीं आ गए? अपना बैग और टेबल पर रखी किताब उठाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रोहिया भी उसके साथ साथ ही चलने लगी। गेट तक पहुंचने तक वो दोनों बातें करती रहीं। हमना का भाई लेने आ गया था, इसलिए रोहिया को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बाहर निकल गए और उसके जाते ही रोहिया भी दोबारा कॉलेज के अंदर चली गई। हुसैन साहब एक ही फिक्स टाइम पर उसे लेने आते थे और अभी उनके आने का टाइम नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन थी? उसके गाड़ी में बैठते ही जैन ने पूछा, जो कब से गेट पर खड़ी रोहिया को देख रहा था, जो अब अंदर कॉलेज में जा चुकी थी। वो मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है। हाँ, वो तो लग रही है। ये बात उसने दिल में सोची। उफ़ अल्लाह, मैं उसकी किताब भी ले आई। रुक जाए, मैं देकर आती हूँ। अपने हाथ में मौजूद 3 किताबों में से एक रोहिया की थी, जो वो किताबों के साथ ही उठा ला रही थी। नहीं, रहने दो, टाइम लगेगा, बाद में दे देना, नॉर्मल लहजे में कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि जहन के पर्दे पर रोहिया का अक्स घूम रहा था। आंखें मूंदे वो इस वक्त अपनी प्रिंसेस के ख्यालों में गुम था। ठंडे बंद कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उसने आंखें खोलकर आधा बचा हुआ सिगरेट एश ट्रे में डाला और टेबल पर रखा वो सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया। हॉस्पिटल का मंजर याद करने लगा। आप कौन हैं? जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी। मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था उसकी मासूम सी आवाज़ अभी तक उसे सुनाई दे रही थी। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसने रोहिया के दुपट्टे पर अपनी लब रख दी। आहिस्ता से वो अंदर दाखिल हुआ। हमना का बैग सामने सोफे पर ही रखा हुआ था। उसने जिप खोलकर बैग में मौजूद हमना की किताबें निकाली और इसमें से रोहिया की किताब तलाश करने लगा। 2 एक जैसी किताबें रखी थी, जिसमें से एक हमना की थी, तो जाहिर था दूसरी रोहिया की ही होनी थी। उसने वो किताब खोली जहाँ पहले ही सफ़े पर छोटे छोटे लफ्ज़ों में रोहिया हुसैन लिखा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी। जिस तरह आया था उसी तरह बाहर चला गया। उसे एक बहाना मिल चुका था रोहिया से मिलने का। हमना तो खाला के घर गई है और आज वहीं रहेगी, तो मजबूरन ये किताब मुझे ही तुम्हें देनी पड़ेगी मिस रोहिया। उसने अपने हाथ में मौजूद इस किताब को देखते हुए कहा। बाहर मेन गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था, जो उसे देखते ही गेट खोल चुका था।
घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले ज़ोहरा बेगम और हुसैन साहब के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑफ थी। यकीनन वो दोनों सो रहे थे। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। उनसे अब उसकी मुलाकात सुबह ही होनी थी। अपने कदम उसने रोहिया के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे की लाइट ऑन थी और वो बेड पर सो रही थी। वो हमेशा लाइट ऑन करके ही सोती थी। आहद ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और उसके करीब जाकर अपनी पोजीशन दुरुस्त करने लगा। एक पाँव बेड पर जबकि दूसरा ज़मीन पर था और उसका कंबल आधे से ज़्यादा ज़मीन पर गिरा पड़ा था। आहद ने उसे ठीक से लिटाकर उस पर कंबल दुरुस्त करके डाला और उसके माथे पर अपने लब रख कर उसके कमरे से निकल गया। अब उसका इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कमरे में पहले की निस्बत अब ज़्यादा सामान था। बेबी लोशन, पाउडर, बेबी कार्ट और दीगर सामान मौजूद था। लेकिन इतना सामान होने के बावजूद भी कमरे की हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर लेटी हरीम के करीब आया। नरमी से उसके माथे पर अपने लब रख दिए। हरीम को ज़हरा बेगम ने एक पार्टी में देखकर पसंद किया था और उसने खुद भी उनकी पसंद पर सर झुका दिया था। अलबत्ता दिल में ये ख्याल ज़रूर आता था कि वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, उसका मिजाज कैसा होगा। लेकिन उससे शादी होते ही सारे बुरे ख्यालात ने उसका पीछा छोड़ दिया। हरीम उसकी सोच से ज़्यादा अच्छी थी, हर रिश्ते में परफेक्ट। दूसरी साइड पर आकर उसने बीच में लेटी अपनी बेटी को उठाया। वो 1 महीने की थी, काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद थी। दिखने में वो बिल्कुल रोहिया की तरह थी। फूले फूले गाल वाली वो गुड़िया इस वक्त सो रही थी। उसे गोद में भर कर वो प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। आप कब आए? उसने अपना चेहरा मोड़कर देखा। जहाँ नींद से भरी आंखें वो मुश्किल खोले वो आहद को देख रही थी। थोड़ी देर पहले उसे जवाब देकर वो दोबारा से अपनी बेटी को देखने लगा। इस वक्त ये लम्हा उसे दुनिया का सबसे हसीन लम्हा लग रहा था। आगे को सिरक कर हरीम उसके करीब आई और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझसे मिले भी नहीं, बस आते ही बेटी को उठा लिया। बेटी को प्यार कर लूँ, फिर तुमसे भी अच्छे से मिल लूँगा। आहद ने उसके कान में सरगोशी की, जिस पर उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। प्यारी है ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी नहीं, आप भी जानते हैं ये रोहिया की तरह है। मैं अभी तक पूछ ही नहीं सका इसका नाम क्या है। हुनैन रोहिया ने रखा है। और आपको पता है मामा और उसके नाम रखने पर कितनी लड़ाई हुई थी। फिर पापा ने इतनी मुश्किल से उनकी लड़ाई ख़त्म करवाई और रोहिया ने इसका नाम हुनैन रखा है। उनकी लड़ाई याद करके हरीम की हंसी छुटी। कोई बात नहीं, हम और लेकर आ जाएंगे ताकि अब उसका नाम मामा रख लें। आहद की शरारत से कहने पर हरीम ने घूर कर उसके मजबूत बाजू पर मुक्का रसीद किया, लेकिन जानती थी इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाना खाया आपने? लेकर आऊँ? नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। कपड़े तो चेंज कर ले। नहीं करने, इस वक्त बस मुझे सोना है। हुनैन को हनीन होगा मेरा ख्याल है। हनीन को दोनों के बीच में लिटाकर उसने हरीम को अपने बाजू पर लिटा लिया और ख़ुद भी सुकून से आंखें मूंद ली। जब से उसे हनीन की इस दुनिया में आने की इत्तला मिली थी, तब से रोज़ उसे यही डर लगा रहता था कि वो वापस जा भी सकेगा या नहीं, अपनी बेटी को देख भी सकेगा या नहीं। लेकिन वो देख चुका था। अपनी आंखें बंद करके उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सोई हुई बेटी को देखकर फिर से मुस्कुरा दिया। बालों की ऊंची पोनी बनाए कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस वो अपना बैग पकड़े तेज़ कदमों से भागकर डाइनिंग रूम में आई, जहाँ बैठे शख्स को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। भैयू, आप कब आए? वो भागते हुए आहद के पास गई। वो जो अपना नाश्ता कर रहा था उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठा। घर में वो सुबह होते ही सबसे मिल चुका था। बस एक रूहिया ही बची थी जिससे वो अब मिल रहा था। मैं तो बहुत साल पहले आ गया था। हाँ, मुझे पता है, आप बहुत साल पहले आ गए थे। उसने बहुत को लंबा खींचा। अब इतना भी बहुत मत करो। मैं करूँगी, क्योंकि यही बात है। हाँ, यही बात है। पता है मामा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, या फिर रोहिया मैडम कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं। ज़हरा, ज़रा बाहर जाओ, हर कोई उन्हें मेरी बेटी समझता है। आहद ने उनके सामने अपने दुख का इजहार किया। बेटा, है तो तुमसे बहुत छोटी। हुसैन साहब ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। अब इतनी भी छोटी नहीं है। जी नहीं हूँ, पूरे 13 साल। रोहिया ने अपनी सारी उंगलियां उसे दिखाई। ये 10 हुई। भाभी 3 उंगलियां और दिखाएं। रोहिया ने अपने बराबर बैठी हरीम को देखते हुए कहा, जिस पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर रोहिया के साथ अपनी 3 उंगलियां मिला दी। लीजिए भैया, होगी 13। और अब जल्दी से नाश्ता करें, फिर मुझे कॉलेज छोड़ करें। आज मैं आपके साथ जाऊंगी। उसकी बात पर उसने अपना असर अस्पात में हिला दिया। टेबल पर रखा अपना चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। अपने जिम रूम में मौजूद इस वक्त वो काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था। एक तरफ खड़ा दाद कब से उसका काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे वो बात बता सके जिसके लिए वो यहाँ खड़ा था। बोलो, क्या पता चला है? वहाँ खड़े मुलाजिम ने उसकी तरफ तौलिया बढ़ाया, जिससे वो अपने वजूद पर मौजूद पसीना साफ करने लगा। सर जैन का पता चल गया है। यकीनन वो अब्दुल्ला के लिए बहुत ख़ास है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है उसके साथ गार्ड्स होते हैं जो अब्दुल्ला ने रखवाए हैं। अकेले वो जब ही नज़र आता है जब अपनी बहन को कॉलेज लेने जाता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके साथ गार्ड्स की फ़ौज हो या फिर अकेला हो, मुझे वो चाहिए। सख्त लहजे में कहकर उसने हाथ में पकड़ा वो टॉवल फेंका और ख़ुद जिम रूम से बाहर निकल गया।
روحیہ کو کالج چھوڑकर اس نے اپنے چند ایک کام نپٹائے اور گاڑی گھر کی جانب دوڑا دی۔ جب اس کا فون بجا، جہان نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیسے ہو احد؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ کچھ خاص نہیں، بس تمہاری واپسی ہوئی ہے تو سوچا تم سے ملنے کا پلان بنا لوں۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ تمہیں پتہ چل گیا میرے واپس آنے کا۔ جا کوئی نئی بات نہیں ہے، کب ملنا ہے؟ لوکیشن بھیج دوں گا۔ ویسے تم نے مجھے میری بیٹی کی مبارکباد نہیں دی۔ میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے گھر کیک اور پھول بھجوا چکا تھا۔ ہاں، تمہیں مبارکباد نہیں دی، سوچا جب واپس آئے گا تو مل کر ہی دوں گا۔ جہاں زیب کے کہنے پر احد نے کہا لگایا، اچھا تو وہ کیک اور پھولوں کی دکان تم نے بھجوائی تھی؟ بندہ کوئی کارڈ وغیرہ ہی لگا دیتا ہے۔ ماما تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں کس نے یہ سب بھیج دیا، اور میری بہن اس خوش فہمی میں مبتلا ہو چکی ہے کہ کسی نے اسے باہر دیکھ لیا اور اس سے پہلی نظر کی محبت ہوگی، اس وجہ سے یہ سب بھیجا ہے۔ اس کے کہے کی وجہ جہاں زیب کو اب سمجھ آئی تھی۔ خیر مجھے بتاؤ میں کب یہ کام تمہارے لیے کروں؟ تم کب شادی کر رہے ہو؟ سوچ لو، عمر نکلی جا رہی ہے۔ اتنی بھی نہیں نکلی جا رہی، صرف 31 کا ہوں۔ تو 31 کم عمر نہیں ہوتی؟ مجھے دیکھ لو، میں صرف تم سے 2 ماہ بڑا ہوں اور ماشاءاللہ سے ایک بیٹی کا باپ بھی بن گیا ہوں۔ میرے بھائی اگر اتنی ہی جلدی لگ رہی ہے تو اپنی بہن کی شادی کروا دو مجھ سے۔ میری بہن اور تم میں بہت فرق ہے جہان، اگر نہیں ہوتا تو میں اس بارے میں ضرور سوچتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ روحیہ بہت معصوم ہے، وہ تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیوں نہیں گزار سکتی؟ احد کی بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیونکہ تم ایک بیسٹ ہو، تمہاری ایک الگ دنیا ہے جس میں کسی کی جان لینا ذرا بھی مشکل نہیں، اور اس کی الگ دنیا ہے۔ خیر میں بھی کیا باتیں کرنے لگ گیا ہوں، تم کون سا میری بہن کو جانتے ہو؟ اور اگر جانتے ہو تو مذاق میں بھی یہ بات نہیں کہتے۔ خیال رکھنا، تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ الوداعی کلمات ادا کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ جہاں زیب نے غصے سے اپنے فون کو دیکھا اور اگلے ہی پل اسے زور سے دیوار پر مار دیا۔ احد کی باتیں یاد کر کے اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا، جبکہ زمین پر پڑا وہ مہنگا فون اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ کینٹین میں بیٹھی وہ سینڈوچ سے انصاف کر رہی تھی جب اس کی کلاس فیلوز نے بتایا کہ باہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آج وہ اکیلی کالج آئی تھی اور سارا دن بوریت بھرا گزرا کیونکہ اس کی دوستیں جو نہیں آئی تھیں۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ کالج سے باہر چلی گئی۔ چھٹی کا ٹائم تھا، اسے یہی لگ رہا تھا کہ آج احد اسے لینے آیا ہوگا کیونکہ پاپا اتنی جلدی لینے نہیں آتے۔ باہر نہ تو احد تھا اور نہ ہی حسین صاحب۔ اس نے یہی سوچا شاید اس لڑکی نے کوئی مذاق کیا ہو۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ واپس اندر جانے لگی جب کوئی اسے پکارتا ہوا تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ اسے یہاں آنا ہے؟ جی سر، اس کی بہن یہاں پڑھتی ہے اور اس وقت وہ روزانہ اسے لینے آتا ہے۔ داد کے کہنے پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ ذہن کی تصویر وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا جس کے باعث اسے پہچاننے میں اسے کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ گود میں رکھا لیپ ٹاپ اس نے بند کر کے بیگ میں ڈالا اور کالج کی طرف دیکھنے لگا۔ گاڑی کالج کے سامنے ہی کھڑی تھی، اس لیے وہاں کا منظر صاف دکھ رہا تھا جہاں بس یونیفارم میں موجود لڑکیاں تھیں، اور جب ہی اس کی نظر ان لڑکیوں کے درمیان کھڑی اس لڑکی کی طرف اٹھی جہاں وائٹ یونیفارم میں موجود وہ پھولے پھولے گالوں والی لڑکی کھڑی تھی، اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ سمٹ چکی تھی اور غصے سے رگیں تن چکی تھی۔ میرا نام زین ہے، سونی، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے جلدی جلدی بات مکمل کی اور اندر جانے لگی۔ جب وہ پھر اس کے راستے میں آ گیا، میں ہمنا کا بھائی ہوں، آپ کی بک دینے آیا تھا۔ آج ہمنا کالج نہیں آئی تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ آپ کو دے دوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بک اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو بھائی، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، آپ مجھے زین بلا سکتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے کچھ دیر جھجک کر اس نے ملا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ اس کا سانس تک روک چکا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے سامنے چلتا منظر دیکھا۔ سامنے کھڑا لڑکا زین تھا، اس بات کا اسے یقین تھا اور اسی بات کا اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکا اس کی روح کے اتنے قریب کیوں کھڑا تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھا بھی یہاں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کن نظروں سے روحیہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ رہا تھا تو وہ اس کے اتنے قریب کھڑی اس بے وقوف لڑکی کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ داد میری گند ہو، ماتھے پر بٹ ڈالے اس نے داد کو مخاطب کیا جہاں نظریں سامنے چلتے اس منظر پر تھیں جہاں اب زین اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داد نے مڑ کر اسے دیکھا، سامنے زین کھڑا تھا۔ یہ بات تو وہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اسے یہیں سڑک پر مار دے گا ایسی توقع داد کو اسے نہیں تھی۔ لیکن کیوں سر، میری گند ہو؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا، جس پر گھبرا کر داد نے جلدی سے گن اسے دے دی، جسے تھام کر اس نے زین کی طرف چلا دی اور ہمیشہ کی طرح نشانہ سیدھا شکار پر لگا۔ وہ گولی سیدھی زین کی کٹ پٹی پر لگی اور دوسری اس کے بازو پر لگی۔ خون کے چھینٹے روحیہ کے چہرے پر پڑے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ گولی چلتے ہی ہر جگہ بھگدڑ مچ گئی۔ جہان اس جگہ پہلے سب اطمینان سے کھڑے تھے، اب سب اسی جگہ سے بھاگ رہے تھے تو کچھ زین کے قریب آ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ روحیہ نے اپنی گردن موڑ کر ہر طرف دیکھا، اس کے حواس جیسے شل ہو چکے تھے۔ دور گاڑی میں اسے وہ شخص بیٹھا دکھائی دیا
जो गहरी नज़रों से हाथ में गन पकड़े उसे ही देख रहा था। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था दिल की धड़कन बढ़ रही है या रुक रही है। उसने अपने चकराते सर पर हाथ रखा और अगले ही पल वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वो उसकी जानिब बढ़ा और नरमी से उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। उसे अपनी बाहों में उठाए उसने गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से लिटाया। मुड़कर जैन को देखा जिसके करीब अब लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को, तो कोई उसकी वीडियो बना रहा था। भगदड़ ऐसी मची थी कि किसी ने ये देखा भी तक नहीं कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई। उसमें बेहोश होने वाली क्या बात थी प्रिंसेस? उसने नरमी से उसका गाल थपथपा कर कहा। सर, मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दाद ने उसके पीछे खड़े होकर कहा। मैं ले जाऊंगा, तुम इस लड़के को सेल में लेकर जाओ। सर, सब लोग जमा है वहाँ पर और मेरे ख्याल से वो मर चुका है। उसके कहने पर जहाँ ज़ेब ने अपनी हेज़ल ब्राउन आंखों से उसे घूर कर देखा। दाद, मैं जा रहा हूँ और बाद में जब मैं आऊँ तो मुझे ये लड़का सेल में मौजूद मिले, जिंदा या मुर्दा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया, जबकि वो बेचारा अब ये सोच रहा था कि इस भीड़ में से वो जैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गार्ड जो पहले कॉलेज के अंदर था अब वो भी बाहर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन जो भी था ये हुक्म जहान ज़ेब काज़मी ने दिया था, जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था जब उसे भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बिना इस तरफ देखे भी वो जानता था कि आने वाला अहद होगा। क्या हुआ है इसे? तुम्हें वो कहाँ मिली और वो बेहोश कैसे हुई? उसके करीब आते ही उसने एक ही सांस में पूछा। जहाँ ज़ेब फ़ोन पर उसे ये बात बता चुका था कि उसकी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, साथ ही हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया और ये भी बता चुका था कि वो उसे सड़क पर बेहोश मिली थी। बताया था कॉलेज के बाहर बेहोश हो गई थी। लेकिन वो बेहोश क्यों हुई? उसके कहने पर जहाँ ज़ेब ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। किसी ने वहाँ पर एक लड़के को गोली मार दी थी, उसने देख लिया, बस इसीलिए बेहोश होगी। उसके इत्मीनान से कहने पर अहद ने जब से अपनी आंखें बंद कर ली। जहाँ ज़ेब, तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? सड़क पर बंदा मार दिया। मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं है। तुम्हारे अलावा और कौन ये कर सकता है? इसमें गलत क्या है? तुमने रोहिया के सामने उसे मार दिया। कम अज़ कम यही देख लेते। वो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी? गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। आहद हुसैन, तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या कर दिया है? क्या नहीं? कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बहन को, और अच्छा है अभी से इसे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। खैर, मैं जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। उसने एक नज़र इस रूम के दरवाजे पर डाली जहाँ रोहिया मौजूद थी और वहाँ से चला गया, जबकि आहद खुद भी बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अंदर चला गया। उसके होश में आते ही आहद उसे घर लेकर आ चुका था, लेकिन तब से वो बेहद खामोश और खौफजदा थी। उसके सामने एक इंसानी जान गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो बस एक ही बात कह रही थी कि हमना का भाई मर चुका है। उसके खौफजदा चेहरे को आंसुओं ने भिगो रखा था, जबकि उसकी हालत देखकर आहद को जहाँ ज़ेब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब्त करने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। रात तक उसे तेज़ बुखार हो चुका था। उसकी हालत देखकर सभी परेशान थे। डॉक्टर आकर उसका ट्रीटमेंट करके जा चुकी थी। उसे दवाई देकर जहरा बेगम और हरीम उसकी पट्टियाँ कर रही थी, जिसकी वजह से उसका बुखार काफ़ी हद तक उतर चुका था। जहरा बेगम को कमरे में भेजकर वो उसके करीब ही बैठी हुई थी। आज उसका यहीं सोने का इरादा था, लेकिन हनीन के मुसलसल रोने की आवाज़ से वो उठकर उसे देखने चली गई। पहले सोचा उसे कमरे में ले आए, लेकिन रोहिया की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने उसे आहद के पास ही छोड़ दिया। लेकिन अब उसके रोने की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी, इसलिए अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। खिड़की के रास्ते से वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी वो पिंक कलर के कंबल में सुकून से सो रही थी। उसके करीब जाकर जहाँ ज़ेब बेड पर उसके करीब बैठ गया और अपने हाथ की पुश से उसका गाल सहलाने लगा, जो गर्म हो रहा था। तुम तो बहुत नाजुक हो प्रिंसेस। एक इंसान को गोली लगते देखकर तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मुझसे फिर कभी मत मिलना, वरना तुम्हें इस बीस्ट की कैद से कोई रिहा नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने शायद मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब तैयार हो जाओ इस बीस्ट की कैद में आने के लिए। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बाहर से बातों की आवाज़ आ रही थी। फिर तुम्हें मिलने आऊँगा, तुमसे मेरा इंतज़ार करना। उसने एक आखिरी नज़र अपनी प्रिंसेस पर डाली और वहाँ से चला गया। कल का हर मंजर किसी फिल्म की तरह फिर से जहन में चलने लगा। उसने ज़ोर से पहले अपने गाल रगड़े, फिर अपनी नाक, फिर अपनी गर्दन, क्योंकि इन हिस्सों पर जैन के खून की छींटें आई थी। चेहरा उसका बिल्कुल साफ था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि खून उसके चेहरे पर लगा है, जिसे वो जितना भी साफ कर लेती साफ नहीं होना था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा, वहाँ आहद था, जो अभी भी कमरे में दाखिल हुआ था। उठ गई तुम? अब तबीयत कैसी है? मुस्कुराकर कहते हुए वो उसके करीब बैठ गया और उसके बैठते ही रोहिया ने अपना सर उसके कंधे पर रखा। भैयू, उसने हमना के भाई को मार दिया। उसके आंसू फिर उसकी आंखों से बहने लगे थे।
रोहिया, इस वाक़ये को भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती। मैंने उस लड़के को देखा था जिसने हमना के भाई को मारा था। मैं उसे जानती हूँ। तुम उसे कैसे जानती हो? मुझे गोली लगी थी जब मैं उस लड़के से मिली थी। आहत के लिए ये बात काफ़ी हैरत अंगेज थी। तुम्हें तुम्हें गोली लगी थी? कब? और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कब लगी थी? कहाँ लगी थी? उसका अंदाज देख के रोहिया को अंदाज़ा हुआ वो क्या बोल चुकी है। जो बात छुपी थी वो उसने खुद ही खोल दी। वो पापा ने मना किया था बताने से। आप भी किसी को मत बताना वरना मेरी डांट पड़ेगी। कैसे लगी तुम्हें गोली? उसके पूछने पर रोहिया ने उसे उस दिन हुआ पूरा वाक़या बता दिया। आप किसी को मत बताना। उसके मासूमियत से कहने पर आहद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी बहन तकलीफ में थी और उसे खबर ही नहीं हो सकी। मुझे हमना के घर जाना है भैयू, पता नहीं वो कैसी होगी। रोहिया, मेरी बात सुनो। तुमने उस दिन जो भी देखा वो किसी से मत कहना। समझो तुमने एक बुरा ख्वाब देखा था जो टूट गया। लेकिन क्यों? तुम इस सब से जितना दूर हो उतना अच्छा है। और हमना के घर जाना है तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगी, जाओ जाकर ब्रश करो और जल्दी से नाश्ता करके मेडिसिन लो। उसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली गई, जबकि अहद की सोच अगर किसी और तरफ था, जहाँ ज़ेब काज़मी जिसे हर कोई बीस्ट के नाम से जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कोई उसे पकड़ नहीं सका। वजह यह कि उसने कभी अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा। वो खुलेआम कत्ल करता था और ये मंजर देखने के बावजूद भी कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, क्योंकि जो ऐसा करना चाहता था उसका दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता था। जहाँ ज़ेब की इन हरकतों पर आज तक उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मामला अलग था। अब उसे किसी को मारते हुए रोहिया ने देखा था और उसे यही डर था कि रोहिया किसी को ये बात न बता दे। वो उसे मना कर चुका था, लेकिन फिर भी ये फिक्र उसे रहनी थी कि अगर रोहिया ने किसी को ये बात बताती तो जहाज़ेब उसे भी न मारते। वो अपने घर वालों की हिफाजत सबसे कर सकता था सिवाय बीस्ट के, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बीस्ट उसे नहीं मारेगा, क्योंकि रोहिया हुसैन जहाँ ज़ेब काज़मी की जान बन चुकी थी, वो अपनी जान को कैसे कोई नुकसान पहुँचा सकता था। सैल में दाखिल होकर उसने अपना कोट उतार कर दाद की तरफ उछाला और अपनी आस्तीन कोहनियों तक मोड़ कर वहाँ रखे सर्जिकल ग्लव्स पहने। कैसे लेकर आए तुम इसे? पुलिस यूनिफॉर्म में। पुलिस से पहले पहुंच गया और एम्बुलेंस में बिठा कर ले आया। उसके कहने पर उसने हल्के से अपने सर को जुम्बिश दी और टेबल पर लेटे जैन को देखा। चंद सांसें उसमें अभी बाकी थी, जो कि मुमकिन था जल्द ही रुकने वाली हैं। एक छोटा सा नुकीला चाकू उठाकर वो उसके हाथ पर अजीब से नक्शो निगार बनाने लगा। जहन के पर्दे पर वही मंजर घूम रहा था जिसमें जैन ने रोहिया से हाथ मिलाया था। उसने टेबल पर रखी तेज धार छुरी उठा ली। मंजर याद करके उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अपने इस गुस्से में वो जैन के हाथ उसके वजूद से अलग कर चुका था। खून उसके कपड़ों पर लग चुका था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। अपना काम खत्म करके उसने ग्लव्स उतार कर डस्टबिन में फेंके। सर, अब इसका क्या करना है? इसके दोनों हाथ कुत्तों के आगे डाल देना और बाकी का वजूद अब्दुल्ला के पास भेज देना। मेरा काम कर दिया तुमने? जी सर। सारे गिफ्ट्स पैक करवा कर अपने के कमरे में रख दिए हैं। उसके कहने पर जहाँ ज़ेब वहाँ से चला गया, जबकि दाद अब तक टेबल पर पड़े जैन के वजूद को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उसके हाथ साथ ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आज से पहले भी इसने कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। दाद ने उसके कटे हुए दोनों हाथ देखे, फिर जैन को देखा। उसका हाल देखकर एकदम उसे झुर्री आई, लेकिन अब ये आगे का काम उसी ने करना था, इसलिए खुद को संभाल कर वो अपना काम करने लग गया। आज फिर वो उसी रास्ते से उसके कमरे में आया था जहाँ कल की तरह वो पुरसुकून होकर सो रही थी। उसके करीब जाकर उसने बेड के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। फिर उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। उसकी आवाज़ सुनकर रोहिया ने कसमसाकर करवट बदली, जिसकी वजह से उसके माथे पर शिकन नमूदार हुए। उसने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे पहली वाली पोजीशन में लटाया। वो नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के जाविये बिगड़े और फिर दोबारा पहले की तरह हो गई। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। शायद नहीं, ख़ास तौर पर तुम्हारा वो भाई। तुम देख लेना रूह, मेरी इस लव लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई ही होगा। तो इससे पहले ही अपनी प्यार भरी ज़ुबान में समझा देना कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा दोस्त है और फिर मैं उसके लिए भी बीस्ट ही बन जाऊंगा। वो इस तरह उससे बातें कर रहा था जैसे वो वाकई उसे सुन रही है। खैर, अगर वाकई में अहद ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसका जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन हम अभी ये बातें नहीं करते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। उसका नर्म हाथ अपने हाथ में लिए वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठकर उसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। उसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निगाह सामने रखे सामान की तरफ गई। नींद से भरी आंखें ज़बरदस्ती खोलकर उसने सामने रखे इन गिफ्ट की तरफ देखा। पहले उसे लगा वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो मंजर हकीकत था। अपनी जगह से उठकर उसने एक गिफ्ट अपने हाथ में लिया। अलग अलग साइज़ के वो छोटे बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे, साथ ही एक कार्ड भी वहाँ मौजूद था। उसने एक कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि उसे पता था ये काम उसके घर वालों के अलावा कौन करेगा। उसने इन सारे गिफ्ट्स की गिनती की और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज उसकी बर्थडे थी, जिसे जैन वाले हादसे की वजह से वो फरामोशी कर चुकी थी। खुशी से उछलती हुई वो बाहर भागी, जहाँ सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर में सब जल्दी ही उठते थे सिवाय उसके। इतने सारे गिफ्ट, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था कमाल था। वो खुशी से चीखते हुए कहने लगी और फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भाग गई। उसकी इस हरकत पर सबने हैरत से उसे देखा और अपनी जगह से उठकर उसके पीछे चले गए, जहाँ कमरे का मंजर इन सब के लिए भी खासा हैरानकुन था। सारे गिफ्ट बिखरे पड़े थे और रोहिया मैडम एक एक करके उन्हें खोल रही थी। अहद की नज़र इस सफ़ेद कार्ड पर गई जिस पर हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ था। पहली नज़र में देखकर ही वो जान चुका था कि ये लिखाई जहाँ ज़ेब की है, लेकिन वो रोहिया को गिफ्ट क्यों भेजेगा, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कार्ड पर क्या लिखा है? अहद, किसने भेजा है ये सब? हुसैन साहब के करीब आते ही उसने वो कार्ड जल्दी से जेब में डाल लिया। ये सब जहाँ ज़ेब ने भेजा था, लेकिन क्यों भेजा था, ये सब सोचकर वो खुद ही उलझ रहा था। तो उन्हें क्या बताता? मैंने रखा था ये सब, तो बताया क्यों नहीं? मैं तो डर गई थी। उसकी बात सुनते ही ज़हरा बेगम ने सुकून भरा सांस लिया। उफ ममा, आप तो बात बात पर डर जाती हैं। वो गिफ्ट्स ही तो हैं। चलो रोहिया, इसे बाद में देखना, पहले नाश्ता करो। ज़हरा बेगम को मुतमिन करके उसने रोहिया के हाथ से गिफ्ट लेकर रखा। नहीं भैयू, मुझे अभी देखने हैं, बाद में देख लेना, अभी चलो। उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वो बाहर लेकर चला गया, जबकि उन दोनों के बाहर जाते ही बाकी सब भी अपना अधूरा नाश्ता मुकम्मल करने की गर्ज से बाहर चले गए। घर में दाखिल होते ही वो सीधा जहाज़ेब के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। कोई बिना इजाज़त उसके कमरे में दाखिल हो जाए ये उसे पसंद नहीं था, चाहे सामने उसका बाप ही क्यों ना हो। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। जहान वाइट टी शर्ट के साथ उसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। उसकी आंखों में नींद का खुमार लिए वो बेड से उठा। यकीनन वो अभी अभी नींद से जागा था। खैरियत कैप्टन साहब, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? उसने खुशगवार लहजे में कहा, जिसका जवाब देने की बजाय अहद ने वो कार्ड उसके सामने किया। ये क्या है जहान? ये कार्ड है, इस पर तुम्हारी लिखाई है और ये रोहिया के बर्थडे गिफ्ट्स के साथ मिला है। ओह हैप्पी बर्थडे। जहान, फजूल बातें मत करो। उसके कमरे में गिफ्ट्स रखे हुए थे, वो गिफ्ट्स किसने भेजे? उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये कार्ड किसने भेजा है? उसने आहत के हाथ में मौजूद कार्ड की जानिब इशारा किया। यकीनन तुमने। तो बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? यकीनन गिफ्ट्स मैंने भेजे होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, जो दरवाज़ा बार बार नॉक कर रहा था। उसकी इजाज़त देते ही वो मुलाजिम अंदर आया और हाथ में मौजूद ट्रे टेबल पर रख दी। और कुछ चाहिए सहर? आहत के लिए भी लेकर आओ। उसकी बात सुनते ही मुलाजिम जी कहकर वहाँ से चला गया, जबकि अब सोफे पर बैठकर वो अपना नाश्ता कर रहा था। क्यों भेजे तुमने इसे गिफ्ट? क्योंकि उसकी बर्थडे है। जी हाँ, देखो तुम प्लीज़ उससे दूर रहो। मैं उसे समझा चुका हूँ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसके कहने पर जहाज़ेब ने नासमझी से उसे देखा। क्या नहीं बताएगी? यही कि उसने तुम्हें कत्ल करते हुए देखा है। वो किसी को भी नहीं बताएगी, बस तुम्हें उसे छोड़ दो। प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। उसकी बात सुनकर जहाज़ेब ने कांटा प्लेट में पटका और उठकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं उसे कुछ करूँगा? तुम्हारे ख्याल में किसी को गिफ्ट भेजना मतलब कोई नुकसान पहुँचाना होता है? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। तो फिर इस सब की वजह? इश्क हो गया है मुझे रोहिया से, पागल हो गया हूँ मैं उसके पीछे। वो मेरा जुनून बनती जा रही है। जहाज़ेब ने ये बात मजाक में कही होगी, ऐसी तवक्का आहत को उससे नहीं थी। जहाज़ेब, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ और जहाज़ेब की इजाज़त देने पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और दूसरी ट्रे टेबल पर रखकर अपना पहले की तरह किया हुआ सवाल दोहराया। और कुछ चाहिए सर? नहीं, तुम जाओ। जहाज़ेब के कहते ही वो मुलाजिम अपना सर हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उनकी बातों का सिलसिला वहीं से जुड़ गया जहाँ से टूटा था। जहाज़ेब, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और भले तुम इसे मेरी इल्तिजा समझो या कुछ भी, बस प्लीज़ रोहिया से दूर रहना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? मैं क्यों दूर रहूँगा उससे? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? रोहिया तुम्हारी नहीं हो सकती। उसने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। रूह मेरी ही होगी। बेहतरी इसी में है, शराफत से बिना कोई तमाशा लगाए उसे मुझे सौंप देना, वरना मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी मासूम बहन तुम जैसे दरिंदे के हवाले नहीं करूँगा। उसने मजबूत लहजे में अपनी बात कही और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। जबकि उसकी बात सुनकर उसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन ये काम उसके बस का नहीं था। थोड़ी देर ही कमरे का सारा सामान बिखर चुका था। कांच की चीज़ें ज़मीन पर टूटी हुई पड़ी थी और जो चीज़ें कांच की नहीं थी वो ज़मीन पर गिरने से भी बच चुकी थी। परफ्यूम टूटने की वजह से अब सारे कमरे में तेज़ खुशबू फैल चुकी थी। मैं दरिंदा हूँ तो दरिंदा ही सही, लेकिन रूह मेरी ही है। जहाज़ेब काज़मी हूँ मैं, जो अपनी पसंद की हुई चीज़ किसी को नहीं देता। यहाँ तो मामला फिर एक इंसान का है, इंसान भी वो जो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। अपनी आंखें बंद करके उसने गहरा सांस लिया। गुस्सा कम ज़रूर हुआ था, लेकिन ख़त्म नहीं।
घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ हरीम अपनी गोद में हनीन को लिए उससे पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी। क्या पटियां पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? वॉलेट और मोबाइल टेबल पर रखकर वो बेड पर आकर लेट गया। क्या हुआ है अहद, क्या हुआ है हरीम? कोई तो बात है, आप परेशान लग रहे हैं। रोहिया के कमरे में गिफ्ट कहाँ से आए? मैं जानती हूँ आपने वो नहीं रखे थे। उसके कहने पर अहद ने गहरा सांस लिया। रोहिया को कुछ दिनों तक कॉलेज मत भेजना। क्यों? अभी तो उसकी तबीयत बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ जाए तो फिर से वही सब बातें यादें ताज़ा हों। मैं कोशिश करूँगा कि उसका कॉलेज तब्दील करवा दूँ। वो उसे ये नहीं बता सका कि रोहिया को घर में रखकर वो जहाँ ज़ेब की नज़रों से छुपाना चाह रहा था। और वो गिफ्ट्स मैंने ही रखे थे। अहद ने उसकी गोद से हनीन को लेते हुए कहा, जिस पर हरीम ने अच्छा कहकर होले से अपना सर हिला दिया। एक एक करके उसने अपने सारे गिफ्ट्स खोल कर देखे, जिन्हें देखकर उसे उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आ रही थी। इन सब गिफ्ट में उसे सबसे अच्छा जो गिफ्ट लगा वो था गोल्ड का लॉकेट, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो इस लॉकेट को हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत। कैसा लगा तुम्हें? उससे अपने पीछे से आवाज़ आई। बहुत अच्छा, जोश में कहती हुई वो मुड़ी, लेकिन फिर सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे उसका सांस रुक चुका था। मॉम, उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके चीखने से पहले ही वो अपना भारी हाथ उसके लबों पर रखकर अगले ही पल रोहिया की मखसूस नस दबा चुका था। सॉरी रूह, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। उसका वजूद अपनी बाहों में भरे वो बीस्ट अपनी ब्यूटी को लेकर वहाँ से जा चुका था। अजनबी कमरा, अजनबी घर, अजनबी जगह। आंख खुलते ही उसने कुछ देर गायब दिमागी से हर तरफ देखा। जो आखिरी मंजर से याद था वो ये था कि उसने इस शख्स को देखा था जिसने उसके सामने एक इंसान की जान ली थी। झटके से वो बेड से उतरी और कमरे का दरवाज़ा खोला। शुक्र था कि वो लॉक नहीं था। तेज़ कदमों से वो बाहर की तरफ भागी। उसे कहाँ जाना था वो नहीं जानती थी, बस पता था तो इतना कि उसे इस जगह से निकलना है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीछे से आती आवाज़ पर उसने डर कर पीछे देखा, जहाँ एक दुबला पतला नौजवान खड़ा उसे ही देख रहा था। बिना जवाब दिए वो वहाँ से भागने लगी। जब उस नौजवान ने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़े मेरा हाथ। देखें, आप वापस कमरे में जाएं, सर आने वाले होंगे। उसने उसे नरमी से समझाना चाहा। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मुझे जाना है यहाँ से। मैं आपको नहीं जाने दे सकता। हाथ छोड़ो इसका। गंभीर भारी आवाज़ सुनते ही उस नौजवान ने जल्दी से रोहिया का हाथ छोड़ा और अपने मालिक की तरफ देखा, जो अभी भी वहाँ पर आया था। सर, ये भाग रही थी। बिना उसकी बात सुने जहाज़ेब ने उसे जाने का इशारा किया, जिसे देखते ही वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जहाज़ेब ने अपने पीछे खड़े दाद को देखा। इसे सेल में पहुँचा देना। जहाज़ेब के कहने पर वो जी अच्छा कहकर खुद भी वहाँ से चला गया। दिल में अलबत्ता उस लड़के के लिए हमदर्दी ज़रूर जागी थी। जैन ने उस लड़की से हाथ मिलाया था जिसे उस लड़की ने खुद बढ़ाया था। जब उसका ये हाल हुआ था तो इस लड़के ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया था, वो भी ज़बरदस्ती। इसका क्या हाल होना था? उसका हाथ पकड़कर वो ज़बरदस्ती उसे दोबारा अपने कमरे में लेकर आया। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मुझे घर जाना है। घर तो अब तुम नहीं जा सकती हो। मैं ये तरीका नहीं आजमाता। अगर तुम्हारा भाई मेरे काम के बीच में नहीं आता, हाँ, तो आपको जो भी काम है आप वही उसे कहिएगा। प्लीज़ मुझे जाने दें। उसने खौफज़दा लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और रोने की वजह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रोना बंद करो रूह, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद। जहाज़ेब ने उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन उसकी इस हरकत पर वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? उसे गहरी नज़रों से देखते हुए उसने रोहिया का हाथ पकड़कर झटके से उसे अपने करीब किया। आपने उसे मारा था। उसके बिना नाम लिए भी वो जानता था कि वो किसका जिक्र कर रही है। हाँ, मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो इसी लायक था। वो एक बुरा इंसान था। अब इस बात को भूल जाओ और यहाँ आराम से रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी देखकर अहद सीधा यहीं आएगा। तब तक के लिए तुम इस कमरे में ही रहोगी। नहीं, प्लीज़ मुझे घर जाना है, उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रोहिया ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन अब वो लॉक था। प्लीज़ खोलो उसे, उसने रोते हुए काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया, शायद कोई सुन ले, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुननी थी कोई, क्योंकि यही उनके मालिक का हुक्म था। रोते रोते वो कमरे के एक कोने में बैठ गई। दिल से बस यही दुआ निकली कि जल्दी से उसका भाई यहाँ आ जाए और उसे यहाँ से ले जाए। उसे यकीन था जैसे ही घर में रोहिया की गैर मौजूदगी का पता चलेगा अहद यहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़ी शान से सोफे पर बैठा उसी का मुंतज़िर था। आ जाओ अहद, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जहाँ ज़ेब, रोहिया कहाँ है? मेरे पास है। उसका इत्मीनान देखकर अहद का पारा मज़ीद हाई हो चुका था। क्या किया है तुमने उसके साथ? अभी तो कुछ भी नहीं किया। जहाँ ज़ेब, रोहिया को बुलाओ, मुझे उसे साथ लेकर जाना है। कहाँ है वो? अब वो कहीं नहीं जाएगी अहद, वो अब यहीं रहेगी। सोफे से उठकर उसने कोट का बटन बंद किया। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम आओगे और उसे ले जाओगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए कर रहा था ताकि जब निकाह हो तो उसका कोई अपना तो उसके साथ हो। जहान, प्लीज़ मत करो ऐसा, वो तुम्हारी नहीं हो सकती।
आहद ने बेबसी से उसे देखते हुए कहा, अब तो वो मेरी हो चुकी है आहद, और तुम भी जानते हो अगर जहांज़ेब काज़मी को कुछ पसंद आ जाए तो वो उसका ही होता है। उसकी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। रूहिया कभी नहीं मानेगी, उसे मनाना मेरा काम है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना जहांज़ेब, तो मैं तुम्हें ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद लम्हा नहीं लगाऊंगा खुद को ख़त्म करने में, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। आहद ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जानता था उसके अलावा कोई और रास्ता जो नहीं है। जहांज़ेब की मर्जी के बिना रूहिया तो क्या, वो खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकता था। कोने में बैठी वो सर घुटनों में दिए रोने का काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी। उसके करीब जाकर जहांज़ेब ज़मीन पर उसके पास साथ बैठ गया। रोना बंद करो। उसकी आवाज़ पर रोहिया ने आंसू से भीगा चेहरा उठाकर उसे देखा। प्लीज़ मुझे जाने दे। जाने दूंगा, पहले मुझसे निकाह कर लो। मुझे नहीं करना कोई निकाह। रोहिया के कहने पर जहांज़ेब ने घूर कर उसे देखा और उसके मज़ीद करीब हुआ, जबकि उससे अपने इतने करीब देखकर वो पूरी दीवार से चिपक चुकी थी। तुम जानती हो जिस लड़के को मैंने तुम्हारे सामने मारा था, मैंने उसका क्या हाल किया था। मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे दिखाना है। अपने कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर उसने एक वीडियो चलाकर उसके सामने की। इसमें वो सब कुछ हो रहा था जो उसने जैन के साथ किया था। इस वीडियो में जैसे ही उसने जैन का हाथ काटा, इसको मंजर देखते ही उसने अपनी आंखें बंद करके चेहरे का रुख फेर लिया। आंखें खोलो और देखो इसे। अगर नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे भाई के साथ करूं तो शराफत से निकाह कर लेना, बिना कोई तमाशा लगाए। सख्त लहजे में कहकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी वार्डरोब से वो सफ़ेद दुपट्टा निकाला जो रोहिया का ही था। वो दुपट्टा उसने रोहिया को उड़ा दिया। वैसे भी उस वक्त वो बिना दुपट्टे की ही बैठी ही थी, जिसका उसे एहसास भी नहीं हो रहा था। लम्हे बीते, कुछ पल गुजरे और रोहिया हुसैन जहांज़ेब काज़मी के नाम हो गई। तैमूर साहब इस वक्त शहर से बाहर थे और जहांज़ेब का इरादा ये सब बातें उन्हें जब भी बताने का था जब वो उसके सामने होते। जहान, निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो और रोहिया को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मौजूद निकाह के लिए आए वो चंद अफराद जैसे ही बाहर गए, आहद उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए जाएगी। उसके बाद मैं उसे अपने पास ले आऊँगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उसके संजीदगी से कहने पर आहद ने अपना सर इस्पात में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी आसानी से मान कैसे गए? जहांज़ेब तैमूर काज़मी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तो ये कैसे मुमकिन था कि अब हट जाता? बस उसके लिए डर था और अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रोहिया की हिफाजत खुद से भरकर करोगे। जब जानते थे तो विलन क्यों बन रहे थे? जहान, हकीकत तो ये है कि तुम एक बीस्ट हो। तुम्हारी और उसकी दुनिया में फ़र्क है। उसे मरते इंसान को देखकर खौफ आता है और तुम्हें रोज़ पता नहीं कितने इंसान को मार देते हो। मैं उसे अपनी दुनिया से अलग रखूँगा, इसी तरह की लाइफ दूंगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। उसने मुतमिन होकर अपना सर हिलाया। मैं मामा पापा से कहूँगा कि रूहिया किडनैप हो गई थी और फिर तुमने उसे बचाया, और तुम्हें उसे पसंद करते थे तो मैंने तुम्हारा निकाह उसके साथ करवा दिया। वो अगवा क्यों हुई होगी ये नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है ना। मैं उनसे कहूँगा उस दिन कॉलेज में जैन को जिस शख्स ने मारा था उसने इसे अगवा किया था, ताकि वो किसी को ये बात ना बता दे कि कत्ल किसने किया है। अब वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उसकी हिफाजत के लिए उसका निकाह तुमसे कर दिया है। वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच ली है। लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, और ये सब चलता है। नहीं, तुम उन्हें वही बात बताओगे जो सच है? हाँ, उन्हें सब बता दूं। अगर उन्हें पता चला कि सरेआम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे, लेकिन रूहिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। उसके कहने के अंदाज पर जहांज़ेब को बेसाख्ता हंसी आ गई। आहद, मैं सरेआम लोगों को मारता हूँ, क्या वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते हैं। तुम ज़्यादा वक्त तक ये बात नहीं छुपा पाओगे। छुपा भी नहीं सकता हूँ, या शायद नहीं, ज़्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम अज़ कम जब तक तो छुपा सकता हूँ जब तक रोहिया इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं हो जाती। आहद के पास से होकर वो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब फिर से बेड से उठकर पहले वाली जगह पर जाकर घुटनों में सर दिए बैठी थी। उठो रूह। उसका बाजू पकड़ जहांज़ेब ने नरमी से कहा, मुझे नहीं उठना। वो मजीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, उसके साथ जाना नहीं? जहांज़ेब के कहने की देर थी कि वो तेज़ी से उठकर बाहर की जानिब भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही जहांज़ेब उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। जा रही हो? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। जहांज़ेब के कहने पर उसने जल्दी जल्दी अपना सर इस्पात में हिलाया। इस वक्त तो उसे बस यहाँ से निकलना था। बाद में क्या होगा ये उसने सोचा नहीं था, और ना ही सोचना था। जहांज़ेब के छोड़ते ही वो कमरे से बाहर भाग गई, जहाँ सामने ही आहद खड़ा था। उसे देखते ही रोहिया को फिर से रोना आया। भागकर वो उसके सीने से लग गई।
रोहिया कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसके बालों पर हाथ रखकर अहद ने उसके माथे पर बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था रोहिया से उसकी अब मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नज़रें झुकाई बैठी थी। उसने नज़रें उठाकर ये भी नहीं देखा कि वहाँ उसका भाई भी मौजूद है। रोहिया, रोना बंद करो। अहद ने उसके आंसू साफ किए, जबकि जहाज़ पीछे खड़ा बेरज़ारी से उन बहन भाई का प्यार भरा मुजाहरा देख रहा था। अहद, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफ़ी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, उसे सख्त लहजे में कहकर वो रोहिया की जानिब मतवज्जा हुआ। और तुम रोना बंद करो वरना जाने नहीं दूंगा। उसके कहने पर रोहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अहद का हाथ खींचकर उसे चलने का इशारा किया। उसे ये डर था अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो शायद वो सच में उसे जाने नहीं देता। सर, आपके लिए ये पार्सल आया है। इस वक्त वो लाउंज में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने उससे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र उस मुलाजिम को देखा और फिर बड़े से पार्सल को, कौन लेकर आया है? उसने कहा था, ये जहाज़ेब काज़मी ने भिजवाया है। मुलाजिम के कहते ही अगले ही पल वो सीधा हुआ और इस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के खोलते ही अब्दुल्ला ने इस बॉक्स को देखा जहाँ बिना हाथों के जैन की लाश मौजूद थी। उसने अपने गुस्से को हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर जब्त करना चाहा, लेकिन उसे भी पता था अब उसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। उसके सबसे ख़ास आदमी की लाश उसके सामने थी, जिसे जहाज़ेब काज़मी ने भिजवाया था। जहाज़ेब काज़मी, आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुस्से से उसने एक नज़र इस बॉक्स में पड़ी जैन की लाश को देखा और लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ वहाँ से चला गया। रोहिया को अपने सामने सही सलामत देखकर उन सब घर वालों ने सुख भरा सांस लिया। अहद ने उसे कमरे में भेजकर अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को बता दी, जिसे सुनकर सभी उससे खफा थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा अहद, ये क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही सबसे पहले हुसैन साहब ने गुस्से से कहा, पापा, इससे बेहतर ऑप्शन और क्या होगा? ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, हम तो इस लड़के को जानते भी नहीं हैं। कहा तुमने हमारी बच्ची का उसके साथ निकाह कर दिया। उन दोनों का गुस्से भरा अंदाज देखकर उसने हरीम की तरफ देखा, जो खुद आंखों में खफगी लिए उसे देख रही थी। जैसे उसका ये फैसला हरीम को पसंद नहीं आया था। हरीम, तुम समझाओ ना इन्हें। क्या समझाऊँ? आपने गलत किया है अहद। हरीम के मुंह से भी अपने लिए वही बात सुनकर उसने दिल में जहाज़ेब को गालियों से नवाजा। अगर आप इंसानों की तरह थोड़ी तमीज़ से ये काम करता तो इस वक्त उसे इस कटहरे में नहीं खड़ा होना पड़ता। मामा, मैं भाई हूँ रोहिया का, उसके लिए बुरा फैसला नहीं करूँगा। भले ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी में किया है, लेकिन बेहतरीन है। जहाज़ेब बहुत अच्छा है, मैं उसे यहाँ बुला लूँगा, आप लोग मिल लीजिएगा और फिर हम रोहिया को उसके साथ रुखसत कर देंगे। उसने बात से घर वालों पर जैसे बम गिराया था। ये क्या कह रहे हो अहद? पापा, मैंने उसकी शादी जहाज़ेब से इसीलिए करवाई है ताकि वो उसके पास महफूज रखे, तो जाहिर है उसकी रुखसती भी हम अभी करेंगे। और लोग क्या कहेंगे? ज़हरा बेगम ने अपनी कई फ़िक्रों में से एक ज़ाहिर की। वही जो सच है, यही कि आपने रोहिया की शादी कर दी। इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लोग बातें बनाते हैं तो बनाएं, यही उनका काम है। आप उनकी फ़िक्र करना छोड़ दें। मैं रोहिया के पास जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी बातें समझ गए होंगे। अपनी जगह से उठकर वो रोहिया के कमरे में जाने लगा। जब उसे हुसैन साहब की आवाज़ सुनाई दी, बहन की हिफाजत के लिए दोस्त ने से निकाह करवा दिया, लेकिन खुद आर्मी अफसर होकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। हुसैन साहब के कहने पर उसने मुड़कर उन्हें देखा, लेकिन अभी कुछ कहना फजूल था, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अलबत्ता दिल में ये ख्याल ज़रूर आया था कि अगर जहाज़ेब उसके सामने होता तो उसके दांत तोड़ने में वो देर नहीं लगाता, लेकिन उनकी बात उसे गलत भी नहीं लगी। सच्चाई तो इसमें थी, वो सबसे पहले अपने घर वालों की हिफाजत कर सकता था, लेकिन बीच से नहीं। सोफे पर बैठी वो अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सोच रही थी। एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। वो रोहिया हुसैन से रोहिया जहाज़ेब बन चुकी थी, उस शख्स के निकाह में आ चुकी थी जिसने उसके सामने एक इंसानी जान ली थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उसने एक नज़र अंदर आते अहद को देखा और नज़रों का जाविया मोड़ लिया। रोहिया, मेरी बात सुनो। आहद ने सोफे पर उसके करीब बैठकर कहा, जिस पर उसने नज़रें उठाकर आहद की तरफ देखा। घर में किसी को मत बताना कि जहाज़ेब ने जैन को मारा था। लेकिन क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर घर का कोई फ़र्द तुमसे कुछ पूछे तो तुम उन्हें वही बताना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अपनी बताई हुई स्टोरी उसके सामने उसने उसे भी अच्छे से समझा दी। लेकिन ये गलत है भैयू, उसने हमना के भाई को मारा था। रोहिया, उसने उसे सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो बुरा इंसान था। उसने कुछ गलत नहीं किया था। जो काम यहाँ का कानून नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम जहाज़ेब करता है। वो जो भी करते हैं मुझे परवाह नहीं, बस मुझे उनके साथ नहीं जाना है। उसके आंसू फिर उसकी आंखों से बहने लगे, जिसे देखकर आहद ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। हर लड़की को जाना पड़ता है रोहिया। हाँ, तुम्हारे जाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई अनोखा काम नहीं है। भरोसा है वही ऊपर। रोते रोते उसने अपना सर असबात में हिला दिया। तो फिर इसे कायम रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी करूँगा। उसके माथे पर अपने लब रख कर वो उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद रोहिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन जहाज़ेब पर नहीं। उसके तो नाम से भी उसे खौफ आ रहा था।
घर में जहाँ ज़ेब की इतनी इज़्ज़त देखकर उसे अपना वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। उसे नहीं याद था कि कभी उसे इस घर में इतनी इज़्ज़त मिली हो। पहले इतनी मुश्किल से घर वालों को की खफगी को दूर किया, लेकिन जहाँ ज़ेब को देखकर उन सबको की जो थोड़ी बहुत नाराज़गी दूर हुई थी वो भी वापस बढ़ गई, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि वो सियासतदान तैमूर काज़मी का बेटा है। बहुत स्वीट है तुम्हारे घर वाले, उसने आहत के कान में सरगोशी की। हाँ, ये सारी स्वीटनेस तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर अब उसे घर जाने की जल्दी थी। बैठ जाओ बेटा, हरीम बस खाना लगा रही है, खा कर जाना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक काम से जाना है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर खाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। उसके कहने पर ज़ोहरा बेगम ने हरीम को इशारा किया, जो इनका इशारा समझते ही रुहैया के कमरे की तरफ उसे लेने चली गई। लेकिन 2 मिनट बाद वो परेशानी से उंगलियां मलोड़ती हुई वापस वहाँ आई थी। वो मामा, रुहैया दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उसके कहने पर सबने उसकी तरफ देखा। कमरे की चाबी कहाँ है? सवाल जहाँ ज़ेब की तरफ आया था, जिसे सुनकर वो तेज़ी से कमरे की चाबी लेने के लिए भाग गई और चाबियाँ लाकर आहत को दे दी। लेकिन आहत के दरवाज़ा खोलते ही खाली कमरा देखकर सब परेशान हो गए। रुहैया कहाँ गई? हरीम ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वॉशरूम खाली था। उन सबके परेशान चेहरे देखकर वो अपने दोनों हाथ बांधकर इत्मीनान से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हुसैन, रुहैया कहाँ गई है? ज़ोहरा बेगम ने परेशानी से अपने शोहर को पुकारा। मैं बाहर देख कर आती हूँ, क्या पता वहाँ हो। जल्दी जल्दी में कहकर हरीम वहाँ से जाने लगी, लेकिन सब जानते थे वो बाहर नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है। जहाँ ज़ेब की संजीदा आवाज़ पर उसके बाहर जाते कदम रुके। कहाँ है वो? यहाँ हमें तो नहीं दिख रही, आहद ने उसके करीब आकर कहा, जिस पर उसने घूर कर उसे देखा। आंखों का इस्तेमाल करते तो दिख जाती। बेड के करीब जाकर उसने बेड के नीचे से उसका पाँव खींचकर उसे निकाला और उसके बाहर निकालते ही वो जल्दी से खड़ी हुई, जबकि सब हैरत से उसे देख रहे थे। रुहैया, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले ज़ोहरा बेगम की सदमे से भरी आवाज़ निकली। मुझे उनके साथ नहीं जाना है। कान खुजाते हुए उसने मिनमिनाते हुए कहा, जिसे और कोई ना सही लेकिन करीब खरा जहाँ ज़ेब ज़रूर सुन चुका था। इसे पता था वो उसे लेने आया है, इसलिए उसके आते ही वो बेड के नीचे छुप चुकी थी। लेकिन वहाँ छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियो भूल गई हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेंककर उसने हल्की सी सरगोशी की, जिसे सुनकर रुहैया ने डरकर उसकी तरफ देखा। उसकी दिखाई हुई वो वीडियो फिर से उसके जहन में चलने लगी। ठीक हो मेरा बच्चा, क्या हुआ है? वहाँ क्यों छुपी थी? हुसैन साहब ने उसे अपने करीब बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नज़र जहाँ ज़ेब पर डालकर वो उनके सीने से लगे। लेकिन कहा कुछ नहीं। वो कह भी क्या सकती थी? शायद उसे इसी फैसले पर राज़ी रहना था। यकीनन यही रब की रज़ा थी जिस पर उसे राज़ी रहना था। उनके घर पहुंचते ही मुलाजिम भागता हुआ जहाँ ज़ेब के करीब आया, जैसे वो इसी का इंतज़ार कर रहा था। सर, वो तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजिम को जाने का इशारा करके उसने अपने पीछे नज़रें झुकाकर खड़ी रुहैया को देखा। जिस कमरे में पहले तुम्हें रखा था वहाँ जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और रोने मत बैठ जाना। उसका गाल थपथपाकर वो वहाँ से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से उसके दूर जाते जूतों की टिक टिक सुन सकती थी, लेकिन इस कमरे में जाने की बजाय वो मुलाजिम से स्टडी का रास्ता पूछकर उस तरफ चली गई, क्योंकि जहाँ ज़ेब भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुंचते ही उसके अंदर से किसी के गुस्से से चिंगारती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था। जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने। निकाह ऐसे होता है जैसे तुमने किया है? मेरे ख्याल से निकाह तो ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता? ऐसे नहीं होता क्या? उसके पूछने पर तैमूर साहब ने मुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया। तुम्हें अंदाज़ा है जहाँ ज़ेब, अगर ये बात मीडिया में फैली तो क्या वबाल तूफ़ान मच जाएगा? मेरी बला से मच जाए, आई डोंट केयर। उसने लापरवाही से शाने उचकाकर कहा। तुम्हारी यही लापरवाही मुझे बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने की बजाय आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। यही ख्याल कर लीजिए कि आपकी बहू बाहर खड़ी है। उसके कहने पर तैमूर साहब के साथ साथ बाहर खड़ी रुहैया भी चौंकी। रूह, अंदर आ जाओ, छुपने का क्या फ़ायदा? तुम्हारा साया दिख रहा है। गहरा सांस लेकर वो छोटे छोटे कदम लिए अंदर कमरे में चली गई, और उसे देखते ही तैमूर साहब ने गुस्से से जहाँ ज़ेब को देखा। जहाँ ज़ेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं है, सिर्फ 13 साल का फ़र्क है। तो 13 साल का फ़र्क कम होता है? बिल्कुल, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, जहाँ अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि उसे पता था ये कॉल अब्दुल्ला की तरफ से है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कॉल अटेंड करके वो बाहर चला गया, जबकि अब वो नर्वस सी कभी उंगलियां मरोड़ती तो कभी सामने खड़े उस शख्स को देखती जिसने सफ़ेद कमीज़ शलवार पर सफ़ेद ही कोट पहना हुआ था। बैठो यहाँ। उन्होंने इशारे से उसे अपने सामने बने सोफे पर बैठने का इशारा किया और उससे बातें करने लगे, ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो थोड़ी देर में हो चुकी थी।
यकीनन मेरा भेजा तोहफा तुम्हें मिल गया होगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अब्दुल्ला से कहा। वो जो पहले ही आग बगोला हुआ पड़ा था, उसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद तैश में आ गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुमने किससे टक्कर ली है। अब तक मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देख लेता हूँ कितना दम है तुम में, मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो। उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इतने इत्मीनान से खड़े तुम मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। चुटकियों में मैं तुम्हारे बाप की बनाई हुई ये इज़्ज़त खाक में मिला सकता हूँ। और नहीं, वो तो तुम्हारा बाप है ही नहीं। अब्दुल्ला के अल्फाज सुनते ही उसकी रगें तन चुकी थीं। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कौन है, दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है, जिंदा भी है या नहीं। पहले उसे ढूंढ कर मारो, फिर आकर मुझसे लड़ना। वो दूसरी तरफ से कॉल कर चुकी थी, लेकिन वो अभी तक उसी तरह मजबूती से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। उसने गुस्से में अपने मोबाइल को दीवार पर मारा, जबकि पास से गुजरते मुलाजिम ने एक नज़र उसकी इस हरकत पर डाली और वहाँ से चला गया। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये मंजर उन्हें हर हफ्ते या महीने में देखने को मिलता था, क्योंकि जहाँ ज़ेब काज़मी का सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही निकलता था। फ़ोन उसका टूट चुका था और शाम का गया वो रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटा, और यही वजह तैमूर साहब की परेशानी में इजाफा कर रही थी। वो जानते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जहाँ ज़ेब काज़मी को कुछ कर सके। उसके दुश्मन हर जगह फैले हुए थे, लेकिन वो अपनी हिफाजत करना जानता था। उन्हें इतनी फ़िक्र होती भी नहीं अगर मुलाजिम उन्हें ये नहीं बताते कि वो गुस्से से घर से निकला है। कितनी देर वो मुसलसल टहलते जा रहे थे, लेकिन वो था कि आकर ही नहीं दे रहा था। इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। जब ख़त्म हुआ, जब जहाँ ज़ेब की गाड़ी घर में दाखिल हुई, गहरा सांस लेकर वो खुद भी बाहर चले गए। जहाँ अब वो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था। कहाँ गए थे तुम? उसके करीब जाकर वो खुद भी एक कुर्सी पर बैठ के ठंडी हवाएं इन दोनों को छूकर गुजर रही थी। उनके पूछने पर उसने उसी पोजीशन में बैठे हुए जवाब दिया। कब्रिस्तान गया था माँ से मिलने। उसके कहने पर वो समझ चुके थे कि आज फिर किसी ने उससे गुजरा वक्त याद करवाया है, क्योंकि जब भी कोई उससे माजी की बात करता था वो तभी अपनी माँ के पास जाता था। किसी ने कुछ कहा है जहान? वो जानते थे कि वो कुछ नहीं बताएगा, फिर भी उन्होंने पूछ लिया। नहीं, रूह कहाँ है? कमरे में है, बहुत प्यारी बच्ची है। उसका जिक्र करते ही जैसे उन दोनों का मूड फ्रेश हो गया। अच्छा, उसी प्यारी बच्ची की वजह से आप गुस्सा हुए थे? वो तो वक्ती था। उसकी बात उन्होंने हवा में उड़ाई। चलो अंदर खाना खाओ। रूह ने खा लिया? हाँ खा लिया, अब तुम भी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आराम करूँगा, आप भी जाकर सो जाएं। गुड नाइट। अपनी जगह से उठकर वो कमरे में चला गया, जबकि तैमूर साहब अब बस उसी सोच में गुम थे कि ये गुजरा हुआ बाप फिर किसने उनके बेटे के सामने दोहरा दिया। वो जो मज़े से टीवी देख रही थी, उसके कमरे में दाखिल होते ही चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जहाँ ज़ेब ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा जहाँ कॉमेडी ड्रामा चल रहा था, और जाके उसके करीब सोफे पर बैठ गया। उसके बैठते ही रोहिया वहाँ से उठकर जाने लगी, जबकि उसका हाथ पकड़कर जहाँ ज़ेब ने अपनी जानिब खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कहाँ जा रही हो? वो मुझे सोना है। बहुत मज़े आ रहे हैं। शोहर घर से बाहर था, उसकी फ़िक्र करने की बजाय तुम यहाँ ड्रामे देख रही हो। प्लीज़ छोड़ें। रोहिया ने उसकी गोद से उठना चाहा, लेकिन उसकी घूरती आंखें देखकर खामोशी से नज़रें झुकाकर बैठ गई। उसकी इस सदा पर जहाँ ज़ेब को बेसाख था उस पर प्यार आया। उसका चेहरा अपने करीब करके जहाँ ज़ेब ने उसकी गर्दन पर नरमी से अपने लब रख दिए। जी क्या कर रही हैं? प्लीज़ दूर रहें। उसके मजबूत सीने पर हाथ रखकर रोहिया ने उसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि उसकी इस हरकत पर जहाँ ज़ेब ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकाल कर उसे देखा। जहाँ आंखों में नासमझी का तासर लिए वो उसे देख रही थी। मैं वो कर रहा हूँ जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। क्या करता है? तुम मेरी सोच से ज़्यादा मासूम हो, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही रहो। उसके माथे पर अपने लब रख कर उसने रोहिया की पेशानी को अपनी पेशानी से जोड़ दिया। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिस बात को मैंने दबाया हुआ है वो बाहर न निकले। तुम्हारी नाजुक जान मेरी शिद्दतें सह नहीं पाएगी, और इस तूफान को मत जगाना जिसे तुम झेल नहीं सकती हो। बात समझ आई? वैसे तो उसकी कही बात का एक लफ्ज़ भी उसे समझ नहीं आया था, लेकिन उसके करीब से निकलने के लिए उसने जल्दी जल्दी अपना सर अस्पात में हिला दिया। वेरी गुड, अब जाकर सो जाओ। उसकी आज़ादी देते ही वो बेड पर जाकर कंबल में छुपकर लेट गई। उसकी इस हरकत को देखते ही जहाँ ज़ेब के लब मुस्कुरा उठे। टीवी ऑफ करके वो चेंज करने के लिए जा चुका था। चेंज करने के बाद उसका इरादा अब सोने का था। कंबल हटाकर उसने अपनी मासूम सी बीवी को देखा, जो सोई तो नहीं थी, लेकिन उससे बचने के लिए अपनी आंखें बंद करके सोने का दिखावा ज़रूर कर रही थी। बेड पर लेटकर जहाँ ज़ेब ने रुहिया को कमर से थामा और उसका नाजुक वजूद खुद पर लिटा लिया, जबकि उसकी इस हरकत पर उसने सटपटाकर आंखें खोली। ये क्या? उसने उसके ऊपर से उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करके जहाँ ज़ेब उसकी इस हरकत को रोक चुका था। सो जाओ। देखें, प्लीज़ छोड़े मुझे। आप ऐसे नहीं सो नहीं पाएंगे। वो उसे ये नहीं कह सकती थी कि इस तरह की पोजीशन में वो कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाएगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस तरह मैं कितना पुरसुकून होकर सोऊंगा। अब तुम भी सो जाओ रूह।
उसका सर अपने सीने पर रखकर उसने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में मौजूद इस आखिरी रोशनी के बंद होते ही कमरा अंधेरे में डूब गया, जबकि उसकी इस हरकत पर उसने उसके सीने पर रखा सर दोबारा उठाया। प्लीज़ लाइट खोल दें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरने की क्या ज़रूरत है, आंखें बंद करके सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। उसका सर दोबारा सीने पर रखकर उसने रोहिया के बालों पर अपने लब रखे और ख़ुद भी सुकून से आंखें मूंद ली। नींद से भरी आंखें खोलकर उसने अपने सोने की जगह को देखा, जहाँ अभी भी वो उसे अपनी बाहों में भरे पुरसुकून होकर सो रहा था। उसे सोता देखकर वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन इससे पहले वो उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। कहाँ जा रही हो? नींद से बड़ी आंखें खोले वो उसे देख रहा था। वो मुझे वॉशरूम जाना है, उसने डरते हुए कहा। मुझसे डरना छोड़ दो, नफरत होती है मुझे उस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो। उसने रोहिया के चेहरे पर उठती लटों को कान के पीछे किया। क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके बालों में हाथ फंसाकर जहाज़ेब ने उसका चेहरा खुद के बेहद करीब कर लिया, जिसके बायस उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि रोहिया को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही है, चाहे ज़बरदस्ती रहो या राज़ी होकर रहो। उसके गुस्से से कहने पर उसने डरकर सख्ती से आंखें बंद कर लीं और जहाज़ेब की नज़र उसके नरम लबों पर ठहर गई। उसने अपना अंगूठा उसके नरम लबों पर फेरा। रूह, आंखें खोलो। रोहिया, उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, जबकि उसकी इस हरकत पर जहाज़ेब मुस्कुरा उठा। रोहिया, तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तुम रूह हो। जहाज़ेब की रूह नरमी से उसके लबों को छूकर वो पीछे हटा और उसे अपनी बाहों में उठाए वॉशरूम में ले गया। मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जहाज़ेब काज़मी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखता है। उसे अपनी गोद से उतारते उसने अपनी वार्डरोब के साथ बनी दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारे लेडीज़ ड्रेसेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ़्रॉक निकालकर उसने रोहिया को थमाई। ये सारे मेरे लिए हैं, उसने हैरत से उन सारे कपड़ों को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी। अभी चेंज करो, फिर नाश्ते के बाद सारी चीज़ें देख लेना, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वार्डरोब बंद करके वो वॉशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं था? वो वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने जहाज़ेब के करीब आकर कहा। क्या नहीं बताया था? यही कि हर शोहर बीवी के साथ क्या करता है। मुझे उम्मीद थी तुम सुबह उठकर ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसलिए तुम्हारी वार्डरोब में मैंने पहले ही वो चीज़ रख दी जो तुम्हें ये बात समझा दे। मैं देख कर आती हूँ। एक्साइटेड होकर वो वॉशरूम में जाने लगी, जब जिहान ने उसका हाथ थाम लिया। अभी नाश्ता करने चलो, इसके बाद देख लेना। उसे लेकर वो कमरे से निकल आया। नाश्ते की पूरी टेबल भरी हुई थी, जहाँ अलग अलग चीज़ें रखी थी, सिवाय उस चीज़ के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं तो फिर इतना सब कुछ किसके लिए? उसने खाने की अलग अलग अशिया से सजी ड्राइंग टेबल की तरफ इशारा किया। क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं खाती हूँ, तो मेरी जान को क्या खाना है? कॉर्नफ्लेक्स। उसके मासूमियत से कहने पर जहाज़ेब को उस पर टूट कर प्यार आया, लेकिन फ़िलहाल अपना प्यार दिखा के वो इस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो जहाज़ेब के कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई, क्योंकि वार्डरोब वहीं पर मौजूद थी। जहाज़ेब ने वार्डरोब में क्या रखा था ये जानने का तजस्सुस उसे बैठने ही नहीं दे रहा था। वार्डरोब खोलते ही उसकी निगाह वहाँ रखे गिफ्ट बैग पर गई, जिसे उठाकर वो कमरे में आ गई। उसने बैग में हाथ डालकर उस चीज़ को निकाला। वो इंग्लिश की 2 किताबें थी। उसने हैरत से एक किताब को उठाकर खोला, लेकिन जैसे जैसे वो उसे पढ़ती जा रही थी, आंखें हैरत से बड़ी होती जा रही थी। छी, ऐसी किताबें कौन लिखता है? उसने जल्दी से उस किताब को बंद किया और दूसरी खोली, जो पहले वाली से भी ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में लिखी हुई थी। सुर्ख होते गालों के साथ उसने वो किताब बंद कर दी, जबकि दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। तो क्या ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता? क्या इसके साथ भी यही सब होगा? धड़कते दिल के साथ उठकर वो कमरे से बाहर भाग गई। बाहर लॉन में आकर वो चेयर पर बैठ गई। करने के लिए कुछ था नहीं और बोरियत हद से ज़्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? उसने वहाँ खड़े मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही हैं। कहाँ पर हैं? अंदर ही हैं मैम। मुलाजिम के बताने पर उसने उसे जाने का इशारा किया और उठकर खुद अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही नज़र लॉन के दूसरी तरफ बने उस बड़े से दरवाजे पर गई। एक नज़र बाहर दरवाजे पर खड़े गार्ड्स पर डालकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे की तरफ जाने लगी, जब किसी के चीखने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके चलते कदम खौफ से वहीं रुक गए। पहले सोचा वापस चली जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत में हुआ तो उसे बचाना तो चाहिए ना। यही सोचकर वह नीचे चली गई, जहाँ आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे और सारों के दरवाजे बंद थे, जबकि चीखों की आवाज़ किस कमरे से आ रही थी ये उसे साफ पता चल रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ वो दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल चुका था और उसका दिल जो पहले ही तेज़ तेज़ धड़क रहा था, अब मज़ीद तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था। सामने ही जहाज़ेब खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था।
یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی سن ہی کہا رہی تھی۔ وہ تو اسے اور اس کے پیچھے موجود اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں جہاں زیب کے کپڑے پر خون لگا ہوا تھا، خون کے قطرے اس کی گردن پر بھی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا جس پر خون لگا ہوا تھا، خود اس کے اپنے ہاتھوں پر بھی خون لگا ہوا تھا جنہیں یقیناً وہ ٹاول سے صاف کر رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود کرسی پر بندھے اس آدمی کی حالت دیکھ کر اس کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن قدم خوف سے زمین پر چپک چکے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو چکی تھی۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اپنی بند آنکھوں کو کھولے بنا وہ اس وجود کے ساتھ چپک گئی۔ ماما نہیں، ماما کا داماد! اس کی آواز سنتے ہی اس نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے نظر جہاں زیب پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے اب تبدیل ہو چکے تھے، ہاتھ بھی صاف تھے، لیکن اسے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تک جہاں زیب کے ہاتھوں پر وہ خون لگا ہو۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی۔ جب اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے جہاں زیب نے اسے بیڈ پر دوبارہ دھکا دیا اور اسے دونوں ہاتھ قید کر کے اس کے اوپر جھک گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑے مجھے! اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور اس کی گرفت میں موجود وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھ سے مت ڈرا کرو! آپ نے اس آدمی کو مارا تھا، میں نے خود دیکھا تھا، وہ مرا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے ہمنا کے بھائی کی طرح اسے بھی مار دیا۔ ہاں، مار دیا میں نے اسے، کیونکہ میں ایک درندہ ہوں اور یہی میرا کام ہے۔ مجھے جانے دے! میرے سامنے یہ بات مت بولا کرو۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ اس کی آنسوں میں روانی آ چکی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، ساری زندگی تمہیں اس بیسٹ کی قید میں ہی رہنا ہے۔ تم مجھ سے دور جا سکو گی، یہ بھول ہے تمہاری۔ ماتھے پر بر ڈالے اس نے روحیہ کو گھورتے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے! اس کے دوبارہ وہی الفاظ دہرانے پر وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر میں اپنی رکتی سانس کے باعث وہ نازک جان بے حال ہو چکی تھی، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ جہاں زیب کی قید میں تھے۔ آخر اس پر ترس کھا کر اس نے اس کی سانسوں کو آزاد کر دیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی گردن پر جھک کر وہاں اپنا شدت سے بھرپور لمس چھوڑنے لگا۔ آج اس کا روحیہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی ہر طرح کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی طلب تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگر اس نے روحیہ کو اپنی قید سے آزاد کیا تھا تو صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی نازک بیوی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ گزرا ہر منظر یاد کرتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ تو اب تک اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو جھوٹ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ ساری باتیں حقیقت میں ہوتی ہیں، اور یہ بات جہاں زیب اسے اچھے سے سمجھا چکا تھا۔ شاور لے کر وہ نیچے چلی گئی۔ جہاں زیب گھر میں نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ادا کیا۔ اس وقت وہ اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے ملازم سے روحیہ کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں گئی تھی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے یہی لگا کہ وہ کمرے میں ہوگی، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر اسے اچھی خاصی پریشانی ہو چکی تھی۔ لیکن یہ پریشانی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر چلنے لگا جب اس نے روحیہ کو بیڈ کے نیچے سے نکالا تھا۔ یہی بات سوچتے ہوئے وہ واپس اسٹڈی روم میں آیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی، یقیناً اسی سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے ٹیبل کے نیچے سے نکالا۔ یہاں بیٹھ کر کیا ہو رہا تھا؟ روحیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح نظریں جھکائے کھڑی رہی، جس پر گہرا سانس لے کر اس نے اسے ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلیز روح، تم مجھ سے ڈرا مت کرو۔ وہاں میں لوگوں کو مارتا ہوں کیونکہ میں ایک بیسٹ ہوں۔ آپ کیوں مارتے ہیں انہیں؟ کیونکہ وہ اسی لائق ہیں۔ میں صرف برے انسان کو مارتا ہوں جنہیں قانون سزا نہیں دیتا، انہیں میں سزا دیتا ہوں۔ جس مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میں اسے انصاف دلاتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر کچھ سوچ کر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ غلط نہیں کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے ہمنا کے بھائی کو کیوں مارا؟ کیونکہ وہ بھی ایک برا انسان تھا۔ اب مجھے بتاؤ تم وہاں پر کیوں آئی تھی؟ میں بس دیکھ رہی تھی کہ یہاں کون سی جگہ ہے، پھر میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی، مجھے لگا کوئی مصیبت میں ہے، اس لیے میں نیچے چلی گئی تھی۔ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا تو تم کیا کرتی؟ میں باہر کھڑے گارڈز کو آواز دیتی۔ تو اس سے بہتر نہیں تھا تم خود نیچے آنے کی بجائے گارڈز کو ہی بتا دیتی؟ جہاں زیب کے کہنے پر اس نے جیسے اپنی عقل پر ماتم کیا۔ ہاں، یہ میں نے بعد میں سوچا تھا۔ ہاں، یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ وہ میری الگ دنیا ہے جسے میں تم سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہی چاہوں گا تم مجھ سے دور رہو اور میری بات کو سمجھو۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر جہاں زیب مسکرا اٹھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بیوی ہو تم میری، اور جو میں نے کیا تھا وہ تو میں اب بھی دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جہاں زیب کے کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کا نازک وجود اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ جہان، مجھے بھوک لگ رہی ہے، نیچے اتارے۔ روحیہ کے کہنے پر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ اس نے پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ اس نے روحیہ کو نیچے اتارا اور نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔
میری جان، میں جانتا ہوں میرے آنے سے پہلے تم اپنا پیٹ اچھے سے بھر چکی ہو، اس لیے یہ بہانہ مت بناؤ۔ اسے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے لیے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ اسے پھر سے پہلے والے موڈ میں دیکھ کر روحیہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اس وقت باہر لان میں موجود سبزہ دیکھ رہے تھے، جبکہ ذہن کے دھاگے ماضی میں الجھے ہوئے تھے، جہاں ایک کے بعد ایک منظر آئے جا رہا تھا۔ تیمور، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دلہن بنی زائشہ نے اپنا سر تیمور کے کندھے پر رکھا۔ دو محبت کرتے وجود آج ایک پاک بندر میں بن چکے تھے۔ یونیورسٹی میں کی ہوئی دوستی ان کی محبت بن گئی تھی۔ ان کا ارادہ پڑھائی کے بعد شادی کرنے کا تھا اور اس پل کا ان دونوں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا، لیکن اب جب وہ وقت آ گیا تھا تو انہیں کہیں سے بھی اپنی بیوی کے چہرے پر وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو اس وقت کا ذکر کرتے ہی ہمیشہ اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے ایک برا خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں آپ سے دور جا رہی ہوں۔ زائشہ، تم اپنے خواب کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا دن خراب کر رہی ہو۔ وہ بس ایک خواب ہی تو تھا، ٹوٹ گیا۔ اب اس خواب کے اثر سے باہر نکلو اور تھوڑا دھیان میری طرف بھی دو۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے انہوں نے پیار بھری نظروں سے اپنی منچاہی بیوی کو دیکھا۔ تیمور، آپ ڈرائیونگ پر فوکس کیجیے۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر وہ پیچھے ہوئی، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ منظر بدلا۔ جہاں پہلی رات تھی اب وہیں صبح ہو چکی تھی۔ انہیں بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی کے سامنے کچھ آنے کی وجہ سے وہ پیٹ سے جا لگی اور سر اسٹیئرنگ سے زور سے لگنے کے باعث وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جو چیز گاڑی کے سامنے آئی تھی وہ کیا تھی یہ انہیں یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ بیوی؟ زائشہ کا خیال آتے ہی گھبرا کر انہوں نے اس سیٹ کی طرف دیکھا جہاں پر پہلے زائشہ موجود تھی، لیکن اب وہاں زائشہ نہیں تھی، وہ جگہ خالی تھی۔ منظر بدلا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی باہوں میں موجود اپنی ایک دن کی دلہن کو لے کر ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر کو آواز دے کر جلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کو کہا۔ جس راستے پر وہ لوگ تھے وہیں سے تھوڑے فاصلے پر ایک جنگل ملا تھا، جہاں سے انہیں اپنی بیوی اس حالت میں ملی تھی کہ ان کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ 2 دن بعد زائشہ کو ہوش آیا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ ڈسچارج ہو کر گھر میں آنے کے بعد بھی وہ رونے کے سوا کچھ نہیں کرتی تھی، جبکہ تیمور کے پاس اب اس کے لیے کوئی تسلی بھرا جملہ بھی نہیں تھا۔ لیکن آخر کب تک وہ اسے ایسے روتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ زائشہ، اس کے قریب بیٹھ کر تیمور نے نرمی سے زائشہ کے آنسو صاف کیے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تیمور؟ اس کی بات سن کر تیمور نے حیرت سے اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جان ہو میری، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ سچ میں مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں زائشہ، بھول جاؤ ان گزرے لمحوں کو، ہم اپنی نئی یادیں بنائیں گے جہاں بس تم اور میں ہوں گے۔ تیمور نے اس کے بھیگے گال صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن یہ خوشی بھی عارضی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد زائشہ کی طبیعت خراب ہونے پر جب وہ اسے ہاسپٹل لائے اور چیک اپ کے بعد جو خبر ان دونوں کو ملی وہ ان دونوں کو وجود کو صدمے میں ڈال چکی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کہنے کے لیے شاید اب کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر پہنچ کر بھی دوسرے روم میں جا کر بند ہو چکے تھے۔ اپنی بیوی کو وہ کسی بھی حال میں اپنا سکتے تھے، لیکن کیا ان میں اتنی ہمت تھی کہ اس بچے کو بھی اپناتے جس کے باپ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا؟ لیکن اس سب میں اس بچے کا کیا قصور؟ وہ تو معصوم تھا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، جو اس دنیا کے ظالم لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بھلا اس سے کیسی نفرت؟ لیکن یہ ان کی سوچ تھی، ان کی بیوی کی سوچ کچھ اور تھی۔ اسے نہ تو اب یہ زندگی چاہیے تھی، نہ ہی یہ اولاد۔ اگر تیمور صحیح وقت پر اس کے پاس نہ پہنچتے تو نہ جانے وہ کیا کچھ کر چکی ہوتی۔ اس کی حالت جو کچھ دیر پہلے تھوڑی سنبھلی تھی وہ اب پھر سے خراب ہو چکی تھی۔ زائشہ، کیوں اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ یہ معصوم ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ معصوم نہیں ہے، اس نے میری زندگی برباد کی ہے، نہیں چاہیے یہ مجھے، اس نے چیختے ہوئے کہا اور کمرے میں رکھا سارا سامان پھینک دیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی جس سے اس کے اندر پلتے اس وجود کا خاتمہ ہو جائے، لیکن تیمور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ گھر میں وہ ہر وقت زائشہ کے ساتھ رہتے، جبکہ باہر جاتے وقت ملازمہ کو مسلسل اس کے پاس ٹھہرنے کا حکم دے کر جاتے۔ وہ نہ تو اپنی بیوی کو کچھ ہونے دینا چاہتے تھے اور نہ اس معصوم بچے کو، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے دے۔ جس معصوم بچے کو وہ مارنا چاہتی تھی وہ دنیا میں آ چکا تھا، لیکن زائشہ کی خود کی حالت بہت خراب تھی، جس کے باعث وہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی۔ لیکن ان چند دنوں میں بھی اس نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہ دیکھی، کیونکہ اسے اس بچے سے نفرت تھی۔ اپنی بیوی کا غم ان کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن انہیں ہمت کرنی تھی اپنے لیے، اس بچے کے لیے جسے وہ اپنا بنا چکے تھے۔ جہاں زیب کے سمجھدار ہوتے ہی وہ اسے ساری باتیں بتا چکے تھے جو اس کی ماں کے ساتھ ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کی ماں اس سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ یہ بات وہ اسے کبھی نہیں بتا پائے اور نہ ہی بتانا چاہتے تھے۔ ہر طرف یہی سب باتیں دیکھ کر یہی ہوتا ظلم، جہاں زیب کاظمی کو بیسٹ بنا چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ تو لے نہیں سکا، لیکن ان سب کا تو لے سکتا تھا جو اس کے سامنے یہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے جب بھی یہ بات پتہ چلتی کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی بھی شخص اسے کھلے عام گھوم رہا ہے تو وہ خود اسے سزا دیتا، کیونکہ بقول جہاں زیب کے وہ سب اسی لائق تھے۔
کالج کے گیٹ پر کھڑی وہ اس وقت داد کا انتظار کر رہی تھی۔ آج نئے کالج میں اس کا پہلا دن تھا جہاں زیب اس کا کالج تبدیل کروا چکا تھا، کیونکہ بھلے وہ اسے یہ بات سمجھا چکا تھا کہ زین ایک برا انسان ہے، پھر بھی اگر وہ اسی کالج میں ہمنا کے ساتھ رہتی تو یہ بات وہ زیادہ دیر تک اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو کس نے مارا تھا۔ یہ جہاں زیب کا ہی آرڈر تھا کہ جب تک داد یا اس کے خود کے علاوہ اسے کوئی لینے نہیں آ جاتا وہ کالج میں ہی رہے گی، لیکن اس کی یہ بات شاید وہ سن کر بھی بھول چکی تھی۔ ٹارچر سیل میں اس وقت وہ اپنے سامنے بندے شخص کی خاطر تواضع کر رہا تھا جب پیچھے کھڑے داد نے اسے پکارا، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ اپنے کام کے دوران کسی کا اسے ٹوکنا بالکل پسند نہیں تھا۔ سر عبداللہ کی کال آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جہاں زیب کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس فضول کام کے لیے تم نے مجھے روکا؟ تولیے سے اپنے خونی ہاتھ صاف کر کے اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری بیوی تم سے بہت چھوٹی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا ہے بہت پیاری، دکھنے میں ہی کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر موبائل پر اس کی گریپ سخت ہو چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تو بس تمہاری بیوی کی تعریف کر رہا تھا، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو دوبارہ نہیں کہوں گا۔ خباثت سے ہنستے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ جہاں زیب کے چہرے کی سختی دیکھ کر داد کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ سر سب ٹھیک ہے؟ روح کہاں ہے؟ تم اسے لینے نہیں گئے؟ سر وہ آپ نے اسے لانے کے لیے کہا تھا تو میں نے اپنی جگہ ڈرائیور کو بھیج دیا۔ اس نے کرسی پر بندھے اس ادمرے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا داد، اس کی ذمہ داری تمہیں دی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود فون دیوار پر مارا اور باہر نکل گیا، جبکہ داد اب بس یہ دعا کر رہا تھا کوئی بہت بڑی بات نہ ہو، ورنہ کل اس کرسی پر اسے ہونا تھا۔ دھار کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں عبداللہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھا یقیناً اسی کا منتظر تھا۔ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا جہاں زیب نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ جب پاس کھڑے اس کے ملازم جہاں زیب کی طرف بڑھنے لگے، لیکن عبداللہ اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بیسٹ ہو تم، ساری دنیا کی خبر رکھتے ہو، یہ نہیں جانتے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس کے کہہ لگانے پر جہاں زیب نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا، جس سے ملازم جو عبداللہ کے کہنے پر رکے تھے وہ تیزی سے جہاں زیب کی طرف بڑھے، لیکن غصے سے بے قابو ہوتا وہ وہاں موجود ہر شخص کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ عبداللہ، آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے گرانے پر عبداللہ نے اسے وہ جگہ بتا دی جس جگہ پر میں نے تمہاری بیوی کو رکھا ہے، وہاں ایک بم فٹ ہے جو 10 منٹ میں پھٹ جائے گا، بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی بیوی کو۔ اس نے اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے کہا، اس بار تم نے غلط انسان سے ٹکر لی ہے بیسٹ، مجھے یقین ہے آئندہ تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ جس جگہ روحیہ موجود تھی وہاں پہنچنے میں اسے 25 منٹ لگنے تھے، جبکہ اگر واقعی میں اس جگہ بم فٹ تھا تو اسے بلاسٹ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ تیز ڈرائیونگ کر کے بھی وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن کوئی اور ضرور تھا جو وہاں وقت پر پہنچ سکتا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور جیب سے موبائل نکال کر کال ملائی۔ اپنا موبائل توڑ چکا تھا، لیکن یہ کام وہ ہر ہفتے یا مہینے کرتا تھا، اس لیے ایکسٹرا فون اس کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ ہیلو۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے بھاری گمبھیر آواز گونجی، ہیلو محراب، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا بات ہے بیسٹ، کو میری مدد چاہیے؟ محراب پلیز، کیا ہوا ہے جہان؟ اس کے پوچھنے پر جہاں زیب نے اسے مختصر سی بات بتائی، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ویسے بھی جس جگہ روح موجود ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن قریب ہے، تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا۔ کال کاٹ کر وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر گارڈز پر گئی جو زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ ان کی یہ حالت یقیناً محراب نے کی تھی۔ محراب، ادھر میرے بھائی۔ پیچھے سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں بھوری آنکھوں والا وہ خوبرو مرد پولیس یونیفارم میں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ روح کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر اس نے اندر بنے اس چھوٹے سے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ جہاں زیب بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہر طرف مٹی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کتنے وقت سے صفائی نہیں ہوئی۔ کرسی کا ساتھ رسی زمین پر گری پڑی تھی، جبکہ ٹیبل پر روحیہ کا بے جان موجود پڑا تھا۔ اس کے قریب جا کر جہاں زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی کلائیاں زخمی ہو رہی تھیں، شاید رسی ٹائٹ سے باندھنے کی وجہ سے ماتھے پر بھی چوٹ لگ گئی تھی، جیسے اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو۔ یہ بے ہوش کیوں ہے محراب؟ اور کچھ نہیں ہوا ہے جہاں زیب ریلیکس، شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اور ہاں، اس جگہ پر بم فٹ تھا، تھوڑی بہت مار پڑنے پر گارڈز نے بتا دیا کہ کہاں موجود ہے اور ہم نے اسے ڈیفیوز کر دیا ہے۔ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے سکون بھرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر کے روحیہ کو مزید سختی سے خود میں قید کر لیا۔ تھینک یو یار، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو اور تمہیں میرے گھر لے کر چلو، زیادہ دور نہیں ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہاں پر پہنچنے والی ہوں گی۔ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے اپنا سر ہلا کر روحیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے جا چکی تھی، وہ صرف ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور کچھ دیر میں اسے ہوش آ جانا تھا، جبکہ اس کے زخم بھی صاف کر دیے گئے تھے۔ روحیہ کو آنٹی
महराब की वालदा के पास छोड़कर वो कमरे से बाहर निकलकर दांत का नंबर बनाने लगा जो पहले ही बेल पर उठा लिया जा चुका था। जी सर, मैम ठीक है। मेरा काम कर दिया। जी सर, हो गया। और इसकी मजीद कोई बात सुने बिना उसने कॉल काट दी। इस वक्त उसे दाद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी लापरवाही से उसकी बीवी मरते मरते बची थी। अगर दाद इस वक्त उसके सामने होता तो वो उसे जान से मारने से भी गुरेज नहीं करता। अगला नंबर जो उसने मिलाया वो अब्दुल्ला का था, जो थोड़ी देर बाद ही उठा लिया जा चुका था। अब्दुल्ला, तुमने बहुत गलत जगह वार किया है। अब तो कर दिया है। मुझे उम्मीद है इस बात से सबक सीख कर तुम अब मेरे रास्ते में नहीं आओगे। मैं अपनी बीवी पर एक खरोश तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने उसे इतनी तकलीफ पहुंचा दी। बीस्ट की बीवी, उसकी जान को नुकसान पहुंचाया है तुमने। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहकहा लगाया। बिगाड़ क्या सकते हो? धमाके की आवाज़ के साथ ही राब्ता कर चुका था, जबकि इस आवाज़ को सुनते ही जहाज़ेब को सुकून की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हुई। तुमने टाइपिंग तो परफेक्ट सेट की है दाद। बुड़बुड़ाते हुए वो अंदर की तरफ चला गया। शुरू में जब तक वो खौफज़दा रही, जब तक जहाज़ेब उसके पास रहा था, लेकिन अपनी नाराज़गी वो खूब जाहिर कर रहा था। शुरू में वो इतनी खौफज़दा थी कि उसकी खुफगी को नोट 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 नहीं कर पाई, लेकिन अब उसका रवैया रूहिया को बुरी तरह चुभ रहा था। 3 दिन से जहाज़ेब ने उसके साथ ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं की थी। इस वक्त भी स्टडी रूम में बैठा ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने टांग पर टांग चढ़ाए संजीदगी से किताब पढ़ रहा था। जब रूहिया ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हमल कर दिए, उसने उसके हाथ नहीं हटाए थे, लेकिन कोई और रद्द-ए-अमल भी जाहिर नहीं किया। जिहान, नरमी से पुकार कर उसने अपने बाजू में मजीद सख्ती कर ली, लेकिन वो इसी तरह बैठा रहा। जहान, इस बार उसने हौले से उसके गाल पर अपने लब रखे। जब अगले ही पल रोलिंग चेयर मोड़ कर उसने रोहिया को अपनी गोद में बिठा लिया। क्या मसला है? आप नाराज़ हैं मुझसे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्यों लगा मैं नाराज़ हूँ? आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। उसने उसके सीने पर अपना सर रख लिया। ये अदाएँ कहाँ से सीख ली तुमने? भाभी से बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा मैं ऐसा करूँगी तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। उसने साफ गोई से काम लिया। वही तो मैं सोच रहा था, ज़रूर किसी ने बताया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता था? क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? उसके सख्ती से कहने पर उसने अपना सर झुकाकर मिनमिनाते हुए कहा, सॉरी, अब सारी बातें मान लूँगी। अच्छा? जहाज़ेब के लबों पर तबस्सुम बिखरा। मुझे किस करो। जहाज़ेब के कहने पर कुछ देर सोचकर उसने उसके गाल पर अपने लब रख दिए। यहाँ नहीं, यहाँ। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर जहाज़ेब ने उसकी उंगलियां अपने लबों पर फेरी, जबकि उसकी इस हरकत पर वो पल में ही सुर्ख हो चुकी थी। छोड़े मुझे। रूहिया ने उसकी गोद से उठना चाहा, लेकिन अब ऐसा तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जहाज़ेब काज़मी की मर्जी नहीं होती। पहले मुझे किस्त दो। मुझे नहीं देनी। तुम शराफत से मुझे किस्त दे दो, वरना मैंने खुद ली तो तुम्हारी जान मुश्किल में आ जाएगी। उसका ढीठपन देखकर वो भी गहरा सांस लेकर रह गई। आंखें बंद करें। रोहिया के कहते ही उसने अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद कर ली। हल्के से उसके लबों पर अपने लब रख कर रोहिया ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया, जबकि उसकी इस हरकत से जहाज़ेब ने मुस्कुराकर उसके बालों में अपना हाथ फंसाया और शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया। उसके जिन्नी अंदाज पर वो काम कर रह गई। किस का भरता दुरानिया और अपने सीने पर नाजुक मुक्कों की बरसात देखकर वो पीछे हटा, जहाँ अब उसकी बीवी गहरे गहरे सांस ले रही थी। जहाज़ेब ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे कि उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। अब आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी क्या? उसे अभी भी उसकी नाराज़गी की परवाह थी। जिसकी तुम जैसी बीवी हो वो भला ज़्यादा देर तक कैसे नाराज़ रह सकता है? उसका हाथ थाम कर जहाज़ेब ने उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। आई लव यू रूह, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ज़्यादा। उसका सर अपने सीने पर रखकर जहाज़ेब ने सुकून से आंखें मूंद ली। उसका सुकून उसके पास था, उसकी रूह उसके पास थी। उसके साथ ही ये नावल अपने अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।